कोलकाता रेप एंड मर्डर केस, उसमें एक और एंगल आ रहा है कि उसका एविडेंस टैम्पर कर दिया गया। एक लड़की के प्राइवेट पार्ट में आशीष 150 मिलीग्राम ऑफ सी मिलना, ये जो हमें जितना केस दिख रहा है उससे कहीं ज्यादा बड़ा ये केस है। अब लोग इसको निर्भया 2 बोल रहे हैं, ये कोई सीरीज नहीं है। कितनी निर्भया आएंगी? यहाँ हम इस कंट्री में देवी बोलते हैं। आई डोंट थिंक देवी डिजर्व्स दिस। मैं ये जानना चाहता हूँ, जब हमारे देश में इतने सारे एक्सपर्ट्स हैं तो ये पता क्यों नहीं लगा कि सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर है या सुसाइड है? देखिए आशीष, इसमें मैंने यहाँ सोफे पे हाथ रखा जी तो मेरे फिंगरप्रिंट्स आ जाएंगे सोफे पे। बिल्कुल। हमारे पास ऐसे भी टेक्निक्स आ गए हैं कि डस्ट से भी हम डीएनए एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं ना, घर में जो धूल है, हाँ, उससे भी आप डीएनए एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। आपने सीआईडी में डॉक्टर सालुके का काम तो देखा ही होगा, तो जो आज की हमारी गेस्ट हैं वो भी ऐसा ही कुछ काम करने की एक्सपर्टीज रखती हैं। वो एक सर्टिफाइड फॉरेंसिक एक्सपर्ट एंड प्रोफेसर भी हैं और एक ऐसी फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स टीम का हिस्सा है जो कि एक बहुत ही गंभीर और डेलिकेट क्राइम्स को सॉल्व करने की मदद करती हैं। इनका नाम है वर्णिका मेहता और इस पॉडकास्ट में आज हमने बहुत ही सीरियस सवाल पूछे हैं जिनका जवाब जनता यानी कि आप लोग भी जानना चाहते हैं, जैसे कि सुशांत सिंह राजपूत का केस, कोलकाता मर्डर और रेप केस और ऐसी कई सारी बातें जिनका जवाब एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट ही दे सकते हैं। सो सिट बैक एंड एंजॉय दिस एपिसोड। हेलो वर्णिका, हाउ आर यू? कैसी हैं आप? एंड वेलकम टू द शो। Thank you so much, Ashish. I'm really good and I'm so excited to be here. Thanks for inviting me. No, in fact, we are thankful, we are grateful that you took some time out and came here. So My thank you pleasure. so much for that. क्योंकि हम बहुत सारी आपसे इन्फॉर्मेटिव बातें निकलवाने वाले हैं। मेरे को लगता है व्यूअर्स को भी बहुत पसंद आएंगी। तो स्टार्ट करते हैं। जी बिल्कुल। तो स्टार्ट करने से पहले आप मुझे थोड़ा सा अपने बारे में बता दीजिए, थोड़ा नहीं तो कुछ ऐसी बातें बताइए जो जनता को नहीं पता, बिकॉज आप भी कंटेंट क्रिएशन कर रही हैं। जी जी। एंड इस बारे में आप थोड़ा ना बताइए। Yeah, so my name is Varnika Mehta. I'm a forensic professional. I'm an assistant professor. So basically forensic science की जो फील्ड है मैं उसमें काम कर रही हूँ। साइंटिफिक ऑफिसर्स को ट्रेनिंग देना कि किस तरीके से एविडेंसेस को कलेक्ट किया जाता है, किस तरह से क्राइम सीन विजिट किया जाता है, एविडेंस को पैक किया जाता है, उन सब की स्टडीज़ जो है, वो ट्रेनिंग जो है वो हम प्रोवाइड करते हैं। सो इसी फील्ड में मेरा काम है। तो वर्णिका, फॉरेंसिक्स की जब बात होती है तो सबसे पहले माइंड में आता है डॉक्टर सालुके, सीआईडी के, है ना? या तो आपका भी वही काम है, प्रोफेशन है, राइट? राइट। तो इस प्रोफेशन में स्कोप क्या है? आई मीन कोई ये फॉरेंसिक एक्सपर्ट बनना चाहे या? जी जी जी। सो बेसिकली आशीष, मैं सबसे पहले यही बताना चाहूँगी, जो भी स्टूडेंट्स एडमिशन लेता है, बीएससी हो, एमएससी हो, सबसे पहला क्वेश्चन अगर हमसे स्टूडेंट्स से पूछते हैं कि आपको क्या सोच के आप इस फील्ड में आए, तो उन सभी का आंसर होता है सीआईडी देख कर आए हैं मैम। सो बेसिकली इट्स काइंड ऑफ अ मिथ कि जो फॉरेंसिक का रोल हमें सीआईडी में दिखाया जाता है, एज इट इज़ हमारा फॉरेंसिक में वो रोल नहीं होता है। एक इंसान सारी जॉब नहीं कर सकता है एट द सेम टाइम। आपको सीआईडी सीरियल में दिखाया जाता है कि वही के पोस्टमार्टम भी कर रहा है, वही सालू के ड्रग को टेस्ट करके लिख करके ये बता रहा है कौन सा ड्रग है या नहीं, वही सालू के क्राइम सीन पर जाके डेड बॉडी का चेकअप कर रहा है। ऐसा नहीं होता है। इट इज़ टोटली डिफरेंट। फॉरेंसिक क्या है ये समझने की ज़रूरत है हम सभी को, और इसकी अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आज के टाइम में, क्योंकि जो न्यू लॉज आए हैं उसमें गवर्नमेंट ने मैंडेट कर दिया है कि अब फॉरेंसिक टीम को कोई भी सीरियस क्राइम जो कि 7 इयर्स या ऊपर की इम्प्रिजनमेंट जिसमें है, उसमें क्राइम सीन पर फॉरेंसिक टीम का जाना मैंडेट है। तो इसीलिए अब फॉरेंसिक की और डिमांड धीरे धीरे बढ़ने वाली है और बढ़ चुकी भी है, आई वुड से। अब इसमें ये समझने की ज़रूरत है कि फॉरेंसिक जो है अलग अलग फील्ड्स में डिवाइडेड है। ओके। जैसे कि फॉरेंसिक सेरोलॉजी, फॉरेंसिक बायोलॉजी, फॉरेंसिक केमिस्ट्री, फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी, बैलिस्टिक्स, फॉरेंसिक वॉइस एंड स्पीकर आइडेंटिफिकेशन, फॉरेंसिक मल्टीमीडिया, साइबर सिक्योरिटी, अलग अलग ब्रांचेज हैं फॉरेंसिक की। तो हमारे अलग अलग एक्सपर्ट्स होते हैं जो फॉरेंसिक लैब्स में अलग अलग डिपार्टमेंट में काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि एक इंसान सालू के बना हुआ है, दरवाज़ा भी तोड़ रहा है और ड्रग को टेस्ट करके बता भी रहा है। अगर कोई फायर आर्म का केस है तो वो बैलिस्टिक डिवीजन में जाएगा, वहाँ के एक्सपर्ट उसे चेक करके बताएंगे कि कौन सी फायर आर्म से ये बुलेट जो है
पास हुई है, या कौन से कितने डिस्टेंस से ये शूट किया गया है, कितने एंगल से ये शूट किया गया है, ये सारा एग्जामिनेशन बैलिस्टिक डिपार्टमेंट का होगा। ऐसे ही हर चीज़ का अलग अलग डिपार्टमेंट है और हमें ऐसा लगता है कि इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है बच्चों को बताने की, लोगों को बताने की, कि जो सिर्फ CID में दिखाया जाता है चीज़ें उससे बहुत ज़्यादा अलग है। बट आपकी क्या एक्सपर्टीज है, आपका कौन सा डिपार्टमेंट है? मेरा एक्सपर्टीज ऑडियो वीडियो फोरेंसिक्स में है। ऑडियो और वीडियो से रिलेटेड जो क्राइम्स हैं उसका इन्वेस्टिगेशन, उसका एनालिसिस, उसमें ये चेक करना टैम्परिंग हुई है या नहीं हुई, ऑथेंटिक है ऑडियो या नहीं है, मेरा उसमें स्पेशलाइजेशन है। अरे तो कमाल है यार, बिकॉज आई कैन टोटली रिलेट विद यू, बिकॉज कोर्ट में भी इफ कोई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भी प्रोड्यूस बिफोर द कोर्ट, सो बड़ी स्पेसिफिक गाइडलाइंस होती है, बड़ा स्पेसिफिक रूल है दैट दिस इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस शुड नॉट बी टैम्पर्ड। करेक्ट। तो ये पता कैसे लगता है? सेक्शन 16B का सर्टिफिकेट जो हमारे हमारे जो लॉज इंडियन एविडेंस एक्ट में था, अब वो सेक्शन चेंज हो गया है अकॉर्डिंग टू द न्यू लॉज। वो हमारा सर्टिफिकेट यही कहता है कि जो भी हम एविडेंस कोर्ट में सबमिट कर रहे हैं वो ऑथेंटिक है, उसके साथ कोई तरह की टैम्परिंग नहीं हुई है। तो जब भी हम कभी भी कोई एविडेंस कोर्ट में प्रोड्यूस करते हैं, हमारे लिए डिजिटल एविडेंस के लिए स्पेशली ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम वो सर्टिफिकेट भी सबमिट करें। और उसके साथ साथ बहुत ही चीज़ें हैं आशीष, जो साइबर की अगर मैं आपको फील्ड में बताऊं, डिजिटल की फील्ड में बताऊं, देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स जो हम ध्यान में रखते हैं, जैसे हैश वैल्यू चेक करना, मेटा डेटा चेक करना। हम ये सब चीज़ें चेक करते हैं, उसके बाद हम ये बताते हैं कि फाइल की टैम्परिंग हुई है या नहीं हुई है। हमारे पास सॉफ्टवेयर्स हैं, हमारे पास ऐसे आई वुड से हाई एंड सॉफ्टवेयर्स हैं जिसमें हम ये डिटेक्शन करते हैं कि ये ऑडियो है या वीडियो है या कोई भी डिजिटल फाइल है, इसमें टैम्परिंग हुई है या नहीं हुई है, और अगर हुई है तो किस तरह की टैम्परिंग हुई है। ये सारा हम डिटेक्शन करते हैं, ये सारा हमारा फॉरेंसिक का जॉब है और इट्स अ पार्ट ऑफ इट। टैम्परिंग में क्या क्या आता है? टैम्परिंग आप डिपेंड करता है आपकी किस तरह की, कौन से एविडेंस में। ऑडियो में टैम्परिंग है तो ऑडियो में किसी ने क्या किया, किसी की ऑडियो के हाफ पोर्शन को, ऑडियो को म्यूट किया, किसी और की ऑडियो से स्वैप कर दिया, जिसको हम ऑडियो डीप फेकिंग भी आजकल बोलते हैं। और दूसरा आने लगा है ऑडियो क्लोनिंग। आपकी ही आवाज़ को छोटे से सेक्शन को कॉपी किया जाएगा और AI के थ्रू उसका क्लोन बनाया जाएगा। Correct. जैसे आजकल अभी रिसेंटली बहुत केसेस ऐसे आए थे कि बच्चों के कॉल पेरेंट्स के पास जा रहे थे, पेरेंट्स के पास ऐसे कॉल जा रहे थे जहाँ पर उनका बच्चा रो रहा है, बोल रहा है मम्मी मुझे बचा लीजिए, पापा बचा लीजिए, बट ऐसा कुछ बच्चा कॉल नहीं कर रहा है। तो वो क्या था, एक आप छोटा सा, अगर आप किसी को हेलो बोल रहे हो, हाय बोल रहे हो, आपके छोटे से सेगमेंट का AI के थ्रू क्लोन बना लिया जाता है और वही क्लोन का आपका एक पूरा स्क्रिप्ट रेडी कर दिया जाता है और उसमें ऐसा लगेगा कि आप बात कर रहे हैं। अब आपके पेरेंट्स को अगर ऐसा कोई कॉल सुनाया जाएगा तो ऑब्वियसली पेरेंट्स घबराएंगे। तो ऐसा होने लगा था, ऐसे में बहुत ज़्यादा पैसा मांग रहे हैं, उनसे रैंसम अमाउंट मांग रहे हैं, तो ऐसा केसेस बहुत होते हैं। अब टैम्परिंग की अगर बात करें तो डिफरेंट टाइप ऑफ टैम्परिंग है। ऑडियो को कट पेस्ट कर दिया, किसी ऑडियो को स्वैप कर दिया, किसी ऑडियो का एम्पलीट्यूड बढ़ा दिया, किसी ऑडियो का एकदम वॉल्यूम इतना बढ़ा दिया कि उसकी फ्रीक्वेंसीज भी इफेक्ट हो गई। तो इस तरह की ऑडियो टैम्परिंग की बात करें। वीडियो में अगर टैम्परिंग करना है तो अगेन आप मॉर्फ कर दीजिए, आप उसको क्रॉप कर दीजिए, आप उसके बैकग्राउंड कलर चेंज कर दीजिए, कुछ भी अगर आप कर रहे हैं दैट इज टैम्परिंग। और कोर्ट हमारा क्या कहता है, कोई भी एविडेंस अगर हम कोर्ट में सबमिट कर रहे हैं तो उसमें किसी भी तरह की एडिटिंग नहीं होनी चाहिए। अगर आप अपनी वेलनेस में भी, अगर आप सोच रहे हैं कि मैं वीडियो अच्छी नहीं दिख रही है, CCTV फुटेज एक एविडेंस है, साफ नहीं दिख रहा है, आप उसको एडिट करके उसको ब्राइटन कर रहे हैं, आप उसको एनहांस कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो एन एडिटिंग। That is also not allowed. For this, I should tell you, for this we create a working copy of the evidence. हम कभी भी ओरिजिनल एविडेंसेस पे काम नहीं करते हैं। कोई भी डिजिटल एविडेंस हमारे पास आता है, हम उसकी वर्किंग कॉपी बनाते हैं और सारा काम हम वर्किंग कॉपी पे करते हैं। बट आपका मतलब, आप सॉफ्टवेयर के, आपके पास बहुत सारे हाई टेक सॉफ्टवेयर हैं जिसकी मदद से आप ये सारी चीजें करते हैं जी। बट फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी से बात करी, ठीक है, उसने मेरी आवाज टैम्पर करके जी, या वो ऑडियो रिकॉर्डिंग करके आधी ऑडियो रिकॉर्डिंग अपनी लगा दी। जी जी जी। फॉर एग्जाम्पल 5 मिनट की उसने रिकॉर्डिंग करी है मेरी अपनी बात करते हैं, ठीक है, 5 में से उसने 2 मिनट की रिकॉर्डिंग काट दी और 3 मिनट की रिकॉर्डिंग कोर्ट में पेश कर दी। करेक्ट। तो वो कैसे पकड़ोगे आप? वो तो पकड़ ही नहीं सकते आप। अच्छा, आप ये बोल रहे हैं कि कटिंग वाला सेगमेंट कोर्ट में प्रेजेंट कर दिया। देखिए, कोई भी कटिंग पेस्टिंग किसी भी अगर ऑडियो में होती है, आप ये देखिए कि
अगर हम कोई भी कोर्ट में एविडेंस प्रेजेंट करते हैं या हमारे पास जब सबसे पहले एक एविडेंस आता है, हम उसकी हैश वैल्यू चेक करते हैं, ठीक है। वो क्या होती है? हैश वैल्यू इज अल्फा न्यूमेरिक स्ट्रिंग, मतलब नंबर और अल्फाबेट का एक स्ट्रिंग होता है। जैसे आप बोल लीजिए कि एक एनक्रिप्टेड की हो गई, जैसे एनक्रिप्शन की होती है, वैसे ही एक हमारी अल्फा न्यूमेरिक एक यूनिक नंबर होता है जो कि एक डिजिटल एविडेंस को दिया जाता है। अगर आप डिजिटल एविडेंस में छोटा सा भी चेंज करेंगे, कॉपी पेस्ट भी अगर कर रहे हैं आप, तो वो हैश वैल्यू चेंज हो जाएगी। कहीं से भी कोई एविडेंस कलेक्ट किया जाता है क्राइम सीन से, तो हमें वहां पर हैश वैल्यूज की रिकॉर्ड करनी होती है। फिर जब हम अपना फॉरेंसिक लैब में उसको रिसीव करते हैं तो भी हम हैश वैल्यू चेक करते हैं, एंड वी मेक श्योर कि दोनों, जब क्राइम सीन से उठाया गया और जब यहाँ लैब में लाया गया, उसमें चेंज नहीं है। नाउ कमिंग अप टू योर क्वेश्चन, आप ये बोल रहे हैं कि हाफ ऑफ द सेगमेंट हैज बीन प्रेजेंटेड इन द कोर्ट। उस केस में देखिए, हम ये चेक करेंगे कि फाइल की इंफॉर्मेशन जो है, फाइल क्रिएटेड कब डेट, किस डेट में हुई है, फाइल मॉडिफाई किस डेट में हुई है, ये सारा इंफॉर्मेशन हमें फाइल के मेटा डेटा में मिलता है। अगर हमें ऐसा कुछ ट्रेसेस मिल रहे हैं कि ये मॉडिफाई हुई है, उसके बाद फिर उसकी छानबीन होगी कि किस तरह की मॉडिफिकेशन इसमें की गई होगी, क्योंकि मॉडिफिकेशन हुई है ये हमें पता चल जाएगा, एडिटिंग हुआ है ये हमें पता चल जाएगा। और ये भी बोला जाता है कोर्ट में कि आपने जिस फोन से रिकॉर्डिंग करी है, जिस भी डिवाइस से रिकॉर्डिंग करी है, तो उसको प्रोक्योर करके रखिए। बिल्कुल बिल्कुल, है ना, वो डिवाइस भी प्रेजेंट करिए। बिल्कुल बिल्कुल। बट फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक मोबाइल फोन से रिकॉर्डिंग कर ली, ठीक है, वो मेरा मोबाइल फोन टूट गया, बट वो मैंने रिकॉर्डिंग अपने कंप्यूटर में सेव कर रखी है, पेन ड्राइव में सेव कर रखी है, जी, तो उसका कैसे आप पता करोगे? वो कोर्ट को कैसे बताओगे कि हाँ ये रिकॉर्डिंग वही है जो इस डिवाइस से ली गई? समटाइम्स इट इज डिफिकल्ट टू, हमारे लिए भी बहुत बार काफ़ी चीज़ें चैलेंजिंग हो जाती हैं। रीज़न हम क्यों बोलते हैं कि सेम डिवाइस का करिए, क्योंकि हर डिवाइस की एक ENF वैल्यू होती है, इलेक्ट्रॉनिक फ्रीक्वेंसीज होती है। अच्छा। आप कोई भी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, कोई भी डिजिटल एविडेंस है, उसके ऊपर डिजिटल सिग्नेचर आ जाता है उसका, डिवाइस का। हम चाहते हैं कि हम वही डिजिटल सिग्नेचर उससे कंपेयर करें कि जिस डिवाइस से ये रिकॉर्ड हुआ है, क्या सेम वही डिजिटल सिग्नेचर है या नहीं है। हमें पता चलेगा कि यही सोर्स है। अब अगर आपका क्वेश्चन ये है कि अगर आपने किसी कंप्यूटर में उसको सेव करके उसके बाद आप कोर्ट में प्रेजेंट कर रहे हैं, तो हम कैसे ये प्रूफ करें कि इसका सोर्स वही था या नहीं था। तो इस केसेस में कभी कभी हमारे पास थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है, बट देन अगेन हमारे पास और भी कॉरोबरेटिव एविडेंसेस होते हैं सपोर्ट करने के लिए, जिससे हम ये प्रूफ कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊंगी कि कोई इंसान ये बोल रहा है कि जब ये क्राइम हुआ मैं उस जगह पर नहीं था और मेरे पास फ़ोन भी नहीं था। अगर उसके पास फ़ोन नहीं था तो उस सिचुएशन में उस जगह पर उसका टावर डेटा में कोई रिकॉर्ड नहीं होगा। इसको हम टावर डेटा बोलते हैं। कॉल डेटा रिकॉर्ड भी होता है हमारा, टावर डेटा डंप भी होता है। अब उस केस में हम ये भी चेक कर सकते हैं कि उस पॉइंट पे वो इंसान वहाँ प्रेजेंट था या नहीं था, वहाँ का टावर डेटा लेके। अगर वो उस लोकेशन पे होगा, हमें उसके टावर डेटा में रिपोर्ट मिल जाएगी और उसके बाद चीज़ें रिलेट होने लगती है। हम कभी भी ऐसा नहीं होता आशीष की एक एविडेंस को लेके हमने पूरा अपना ओपिनियन दे दिया। Corroborative evidence are the one which plays a major role in solving any case. मैं हमेशा स्टूडेंट्स को भी ये बताती हूँ कि जब भी हम क्राइम सीन पर जाते हैं, दो तरह के एविडेंस की हम बात करते हैं। एक एविडेंस होना चाहिए, एक पोटेंशियल एविडेंस होना चाहिए। आज मैं यहाँ बैठी हूँ, कोई भी चीज अगर हो मैं बोल सकती हूँ ये एविडेंस है, बट कलेक्ट हमें क्या करना होता है, पोटेंशियल एविडेंस, जो हमारे क्राइम सॉल्विंग में हेल्प कर सके। और यही सारी चीजें बन के हम जिसको बोलते हैं कॉरोबरेटिव एविडेंस। अब मैं ये बोलूँ क्राइम सीन पर मैं गई, वहां विंडो ओपन थी यानी क्राइम सीन से अभी अभी कोई जंप करके गया होगा। दीज आर द टाइप ऑफ एविडेंसेस व्हिच क्रिएट अ सिचुएशन फॉर रिकंस्ट्रक्टिंग द क्राइम सीन। अब जो केस आप बोल रहे हैं उस केस में हमारे लिए कॉरोबरेटिव एविडेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और सपोर्ट करने के लिए और भी चीजें होती हैं, उसको सोर्स आइडेंटिफाई करने के लिए वी हैव अदर थिंग्स ऑल्सो, जिसमें हम प्रूफ कर सकते हैं कि हाँ इसका सोर्स मोबाइल फोन नहीं था, कंप्यूटर नहीं था, मोबाइल फोन था। देयर आर लॉट मेनी ऑप्शंस। मतलब इस चीज का कोई शॉर्ट सोल्यूशन नहीं है। या यू कैन से दैट। तो मतलब कह सकते हैं कि एविडेंस टैम्पर भी हो सकता है, इसके भी चांसेस हैं। साइन ऑफ टैम्परिंग हमेशा मिलेगी। आप अगर डिवाइस चेंज कर रहे हैं, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में कॉपी कर रहे हैं, उसकी सारी इंफॉर्मेशन आपके लॉग्स में मिल जाएगी कि आपने कहाँ से कौन सा डेटा कॉपी किया। लॉग्स क्रिएट होते हैं, लॉग्स में हमें सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। बट फिर भी इनजस्टिस तो हो सकता है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। ओके, ये एक प्रॉब्लम सॉल्विंग वाली चीज है जो कि कंसिडर करनी चाहिए। जी जी। एंड थोड़ा और टेक फ्रेंडली होके, थोड़ा और टेक
एक्सपर्ट Correct. होकर ये एक अलग एरेना निकालना चाहिए जिसमें 100% आई ट्रूली बिलीव है ना दैट, राइट राइट। काम हो जाए और जस्टिस भी मिले। जी जी। आज का टाइम वो है ही नहीं आशीष कि हम बोले कि जो हमारे ट्रेडिशनल फॉरेंसिक साइंटिस्ट जैसे हुआ करते थे जो सिर्फ लैब में काम करते हैं, मैं बिल्कुल नहीं मानती कि हमें उस तरह का साइंटिस्ट बनने की आज के टाइम में ज़रूरत है। मैं ये टोटली बिलीव करती हूँ, अगर एक फॉरेंसिक साइंटिस्ट है तो उसको पूरे दुनिया की नॉलेज होनी चाहिए। वो टेक फ्रेंडली, टेक सेवी भी होना चाहिए, उसको जीके भी होना चाहिए, उसको कॉमन सेंस। हमेशा मैं स्टूडेंट्स को ये बताती हूँ अपनी क्लासेस में कि एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो फॉरेंसिक साइंटिस्ट में होनी चाहिए वो क्या है। बच्चे दुनिया भर की चीज़ें बताते हैं, बट मैं उनको बोलती हूँ कॉमन सेंस, प्रेजेंस ऑफ माइंड, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी हम क्राइम सीन पे जाते हैं हमारे लिए प्रेजेंस ऑफ माइंड होना बहुत जरूरी, वेरी कॉशियस। और टेक फ्रेंडली बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है जैसे कि हमेशा जो जितने भी ऑफेंडर्स होते हैं, जितने भी कल्प्रिट्स हैं, आप बोल लीजिए, दे आर वन स्टेप अहेड देन अस। करेक्ट। मैं हमेशा ये सजेशन देती हूँ कि थिंक लाइक अ क्रिमिनल, डोंट बी अ क्रिमिनल बट थिंक लाइक अ क्रिमिनल। क्योंकि जब तक आप उस शू में नहीं रहेंगे आपको नहीं पता किस एक्सटेंट का कोई क्राइम करने का सोच सकता है। तो जब तक आप उस एक्सटेंट का सोचेंगे नहीं तब तक आपके माइंड में ये नहीं आएगा कि हम इस क्राइम को पकड़े कैसे। मैं जनरली असाइनमेंट्स भी जो देती हूँ स्टूडेंट्स को वो भी इसी तरीके से देती हूँ कि थिंक लाइक अ क्रिमिनल एंड डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू। कि आप कोई ऐसा फॉर्ज कुछ डॉक्यूमेंट बनाइए या ऐसी वॉइस को ऐसा टेम्परिंग करिए जो आपको लगता है कोई आइडेंटिफाई ना कर सके, ऐसी कोई टेम्परिंग करिए। तो बच्चे अलग अलग अपने माइंड से सोच के अलग अलग तरह की टेम्परिंग करते हैं और फिर हम ये सोचते हैं कि अच्छा अब इस तरह की टेम्परिंग है तो अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा, हम इसको किस तरीके से डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें से आज के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम स्टूडेंट्स को भी कैसे बताएं कि फॉरेंसिक सिर्फ लैब में काम करना नहीं है, फॉरेंसिक इज एवरीवेयर, one have to be very cautious, that's it। फोरेंसिक की तो हम डीप डाउन जाएंगे ही, बट उससे पहले ये चीज क्लियर कर दूं, क्योंकि देखिए पैसा इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? तो ऑन एन एवरेज एक फोरेंसिक एक्सपर्ट कितना कमाता है? देखिए इसमें भी आशीष फील्ड्स पे डिपेंड है। अगर साइबर फोरेंसिक के एक्सपर्ट की बात करें तो 45 to 50 लाख का पैकेज भी मिलता है आजकल, क्योंकि आप जानते हैं जी बिल्कुल। माइक्रोसॉफ्ट में भी हमारे बच्चे प्लेस हुए हैं और बिग 4 में भी हमारे स्टूडेंट्स प्लेस होते हैं। उसमें साइबर सिक्योरिटी का हमेशा डिमांड रहता है क्योंकि आजकल साइबर क्राइम्स ही पीक पे है। तो साइबर सिक्योरिटी के जो स्टूडेंट्स हैं, फॉरेंसिक प्रोफेशनल्स हैं, उनका 45 to 50 लाख के एवरेज हमारा पैकेज रहता है। और अगर मैं ऑन एन एवरेज पूरे फॉरेंसिक फ्रेटर्निटी की बात करूं तो आप ये समझ सकते हैं 10 लाख to 30 लाख पर एनम तक का पैकेज एक स्टूडेंट रिसीव कर सकता है फॉरेंसिक फील्ड में, डिपेंडिंग अपॉन देयर एक्सपर्टीज एंड डिपेंडिंग अपॉन देयर कैलिबर। क्योंकि स्टूडेंट्स क्या आजकल एक्सपेक्ट करते हैं, मैं बताना चाहूंगी यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म के थ्रू ये जरूर समझाना चाहूंगी कि स्टूडेंट्स को लगता है कि फॉरेंसिक में आ रहे हैं, टाइम वेस्ट है, जॉब नहीं मिलेगी। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि मुझे ये बताइए 100% स्टूडेंट्स जो पीएचडी करते हैं या जो आईआईटी के थ्रू होते हैं, कितने परसेंट स्टूडेंट्स उसमें से जॉब कर रहे हैं और अच्छा सैलरी पैकेज ले रहे हैं? आप क्वेश्चन रेज करते हैं फॉरेंसिक साइंस पे, मैं क्वेश्चन रेज करना चाहूंगी कि अगर आपके अंदर कैलिबर है, आपके अंदर एक्सपर्टीज है, तो nobody can stop you from getting a good salary package and a good decent job। तो ये मैं सभी स्टूडेंट को इस चैनल के थ्रू बताना चाहूंगी कि फॉरेंसिक की फील्ड में अगर आप आ रहे हैं तो सबसे पहले अपना कॉन्फिडेंस हाई रखिए, अपने अंदर इंटरेस्ट जगा के रखिए और एक पैट्रियोटिज्म आपके अंदर भी होना चाहिए कि आप देश के लिए भी कुछ कर रहे हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है। बट आप मुझे ये बताइए हाईएस्ट इनकम क्या होगी? अच्छा। जब कोई फॉरेंसिक एक्सपर्ट बंदा है उसकी एक हाईएस्ट इनकम क्या हो सकती है? ओके, तो आप ये समझ सकते हैं कि पर एनम वो 13-14 लाख ऑन एन एवरेज में बताऊंगी पर एनम वो कमा सकता है, क्योंकि अगर स्टार्टिंग से करेंगे 13-14 लाख पर एनम। ओके, स्टार्टिंग से क्योंकि लैब असिस्टेंट बनते हैं, फिर साइंटिफिक। बताइए। अच्छा, मैं हाईएस्ट बताऊं तो सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर्स होते कोई हैं आपका रोल मॉडल जो इतना कमा रहा हो आपको लगता है, या फिर मैं रोल मॉडल कमाई के टर्म्स में नहीं देखती हूँ आशीष। मैं ये देखती हूँ कि मैं उनकी रिस्पेक्ट कितनी करती हूँ। ऐसे काफ़ी रोल मॉडल्स हैं मेरे लिए जो मैं जिनको सिर्फ इसी तरीके लिए मैंने रोल मॉडल माना है कि आई रिस्पेक्ट देम फॉर देयर वर्क एंड फॉर द नॉलेज दे हैव। करेक्ट। अब सैलरी पैकेज की बात करूं तो एक बड़े से बड़ा इंसान जब एक धीरे धीरे सीढ़ी चढ़ के जाता है और बड़ा हो जाता है, वो आराम से 40
कि 50 लाख के इनकम स्लैब तक पहुंच सकता है, नो डाउट। आपने बताया कि साइबर फोरेंसिक्स में ज्यादा आजकल डिमांड है, जी। और कोई ऐसा सब्जेक्ट बताइए ना साइबर के अलावा जिसमें डिमांड है। मल्टीमीडिया फोरेंसिक्स अगेन रिलेटेड टू साइबर ही है, Is जिसमें also ऑडियो वीडियो अगेन डिजिटल। आजकल साइकोलॉजी भी बहुत डिमांड में है, बिहेवियर पढ़ना क्रिमिनल का, अंडरस्टैंड करना कि क्रिमिनल के माइंड में क्या चल रहा है, या उसकी पर्सनालिटी देख के ये बताना कि इसने क्राइम किया होगा या नहीं किया होगा। दिस इज अ लॉट ऑफ थिंग विच स्टडी एंड रिसर्च इज गोइंग ऑन। तो बिहेवियरल फोरेंसिक इज अगेन अ वेरी एमर्जिंग फील्ड जिसमें एक बच्चा अपना करियर बना सकता है। फिर डिपेंड करता है सर, वैसे देखिए हर फील्ड में बोलूंगी इंपॉर्टेंट है, डिपेंड करता है केस किस तरह का केस कब आपके पास आ रहा है। करेक्ट। आप बच्चे का जिसमें इंटरेस्ट है वो उसमें अपना करियर डेवलप करे। और जो डॉक्टर सालुके करता है वो क्या है, कौन सी डॉक्टर सालुके इज ऑल राउंडर, वी कैन नॉट बी ऑल राउंडर्स। या नहीं, जो क्रिमिनल जहाँ पे क्राइम हुआ होता है, जी, क्राइम जी, सीन पे जी, जाके जी। जो डॉक्टर आते हैं वो अच्छा, सब कुछ क्राइम करते सीन हैं, पर उसका जाके क्या हमारे सीन ऑफ क्राइम ऑफिसर्स उनको बोलते हैं, जो क्राइम अच्छा। सीन पर जाते हैं, Okay. जिनका काम होता है क्राइम सीन से एविडेंसेस को कलेक्ट करना, क्राइम सीन को प्रोटेक्ट करना, वहाँ की फोटोग्राफी, वहाँ की वीडियोग्राफी, एविडेंस को प्रॉपरली पैक करके फॉरेंसिक लैब तक भेजना, ये सीन ऑफ क्राइम ऑफिसर्स का काम है। Okay. अच्छा, यहाँ एक चीज और बताना चाहूंगी कि एमएससी करके स्टूडेंट, एमएससी फॉरेंसिक साइंस करके बहुत सारी पुलिस ऑफिसर्स, पुलिस अथॉरिटीज ऐसी हैं जो स्टूडेंट्स को एज ए फॉरेंसिक ऑफिसर्स हायर करती हैं, जिसमें सिर्फ आपको पुलिस टीम के साथ क्राइम सीन पर विजिट करके उनको ये बताना है कि ये एविडेंस है, इसको कलेक्ट किया जाए। तो ये Okay. भी बच्चों का स्कोप है। दिल्ली पुलिस में हमारे काफी स्टूडेंट्स हैं, और धीरे धीरे ये हर स्टेट अब इसको इसको गेन करने वाला है, इस चीज को कि अपनी स्टेट में वो हर पुलिस टीम के साथ फॉरेंसिक टीम को भी अकम्पनी करवाएं। So there is undoubtedly so much of demand of forensic science, but मैं ये नहीं समझ पाती हूँ कि बच्चे क्यों इस फील्ड में आने से घबराते हैं। वर्णिका, मैं समझ गया आपकी बात, ठीक है, बट देखिए ऐसा होता है ना कि हम, इफ आई टेक माय एग्जांपल, हमने लॉ करी है, ठीक है, वी हैव स्टडीड एवरीथिंग ऑफ लॉ, ठीक है। जब हमने लॉ कर ली, एलएलबी कर ली, बीएलएलबी कर ली, उसके बाद हम निकलते हैं बाहर प्रैक्टिकल वर्ल्ड में, और उसके बाद भी बिकम एक्सपर्ट इन 1 or 2 नीश। करेक्ट। तो जैसे कि क्रिमिनल लॉ हो गया, कॉर्पोरेट हो गया, सिविल हो गया, वो हमारे ऊपर होता है। जी। तो वैसे ही आपके फॉरेंसिक्स में सब कुछ पढ़ाया जाता है, उसके बाद यू चूज योर फील्ड, ऐसा होता है क्या? जी बिल्कुल। हमारे यहाँ पर मतलब किसी भी आप यूनिवर्सिटी, किसी कॉलेज की बात करिए, आपको बिगिनिंग के कुछ सेमेस्टर्स में सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। फॉरेंसिक, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सेरोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी, एवरीथिंग। उसके बाद आता है बच्चे का स्पेशलाइजेशन, कि बच्चे को किस फील्ड में स्पेशलाइजेशन करना है। उसके बाद हम बच्चे को ये भी ऑप्शन देते हैं कि आप अपना इलेक्टिव कोर्स चूज कीजिए। मतलब स्पेशलाइजेशन तो आपका है ही, उसके ऊपर आप कोई एक सब्जेक्ट की थोड़ी नॉलेज लेना चाहें तो इलेक्टिव कोर्स में आप उसको ले सकते हैं। मान लीजिए मैंने बैलिस्टिक स्पेशलाइजेशन लिया, आप बैलिस्टिक्स के साथ साथ मैं रिसर्च पढ़ना चाहती हूँ या मैं बिहेवियरल फॉरेंसिक पढ़ना चाहती हूँ, तो मैं वो उसको इलेक्टिव कोर्स की तरह पढ़ लूंगी, ताकि मुझे थोड़ी सबकी जिसमें मुझे इंटरेस्ट है वो भी हो जाए, और सारे सब्जेक्ट तो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। जी। इसका मतलब हम लिमिटेड नहीं है, आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं ना अबाउट फॉरेंसिक। यस, यू कैन। तो सबसे पहले ये बताओ कि कोई क्राइम हुआ है जी, तो क्राइम पे जाके फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स क्या करते हैं, कैसे उस क्राइम सीन को प्रोक्योर करते हैं, जी, सेफ रखते हैं, जी, क्या क्या एक्टिविटी होती है? एक मर्डर हो गया, जी, तो क्या क्या एक्टिविटी करेंगे फॉरेंसिक वाले? देखिए, सबसे पहले तो हमें क्राइम सीन को प्रोटेक्ट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले अगर क्राइम सीन पे कोई हमारी टीम जाती है, कोशिश ये होती है कि जो वहाँ विक्टिम्स हैं पहले उनको मेडिकल सर्विस प्रोवाइड की जाए, उसके बाद क्राइम सीन को प्रोटेक्ट किया जाए। क्राइम सीन को प्रोटेक्ट करने के बाद उसकी फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें कोर्ट में वो प्रेजेंट करना होता है। अब इसके साथ साथ एक चीज और जो बढ़ गई है वो है 3D स्कैनिंग। क्राइम सीन की हम 3D स्कैनिंग करते हैं, जिसमें पूरा 360 डिग्री व्यू कैप्चर होता है क्राइम सीन का, सीलिंग से लेके फ्लोर तक आपका पूरा कैप्चर होगा, ताकि अगर हमें कोर्ट में वो प्रेजेंट करना है, कोर्ट में भी ऑनरेबल जज को ये समझने में प्रॉब्लम ना हो कि एंट्रेंस कहाँ से था, एग्जिट कहाँ से था, विंडो कहाँ थी, बॉडी कहाँ थी, हम उसको 360 डिग्री व्यू रोटेट करके भी उनको दिखा सकते हैं। तो क्राइम सीन का पार्ट है, ये क्राइम सीन मैनेजमेंट का पार्ट है कि 3D स्कैनिंग करना, उसके बाद एविडेंसेस को कलेक्ट करना।
कुछ एविडेंसेस ऐसे होते हैं जैसे फिजिकल एविडेंसेस जो हमें आंखों से दिख रहे हैं, तो हम उन्हें कलेक्ट करते हैं। अब कलेक्ट करने के लिए भी प्रोटेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू शुड बी वेयरिंग प्रॉपर ग्लव्स, यू शुड बी हैविंग हेड कैप, यू शुड बी हैविंग प्रॉपर अटायर, आपके पास पीपीई किट होनी चाहिए। इंडिया में जनरली देखा जाता है आप पीपीई किट नहीं पहनते हैं, बट अगर आप पीपीई किट नहीं भी पहन रहे हैं जी, अगर आप नहीं पहन रहे हैं तो एटलीस्ट इतना होना चाहिए कि आपके हाथ, मुंह, आपका सर और आपके फुट कवर होने चाहिए। क्योंकि अगर आप खुद ही जाकर वो टेम्पर कर रहे हैं, आपने तलवार केस देखा होगा, वहां बहुत टेम्परिंग हुई थी, खुद ही पुलिस ऑफिसर्स ने जाके फिंगरप्रिंट्स को खराब कर दिया था। तो उससे एविडेंस को कलेक्ट करना इज इम्पोर्टेंट। उसके बाद एविडेंस किस तरह का है और किस बैग में उसको पैक करना चाहिए, वो भी एक फोरेंसिक ऑफिसर का काम है। मान लीजिए अगर हमें हेयर मिला है क्राइम सीन पे, तो हेयर को कलेक्ट किस चीज से करना है, फोर्सेप्स से करना है, कौन से फोर्सेप्स से, प्लास्टिक या मेटल, ये सारी चीजें पढ़ाई जाती हैं। और ये एक फोरेंसिक ऑफिसर को पता होना चाहिए कि किस तरह के एविडेंस को किस तरीके से कलेक्ट किया जाए, कितने अमाउंट में कलेक्ट किया जाए और किस बैगेज में उसको पैक किया जाए, बिकॉज दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। और पैक करने के बाद आपको क्राइम सीन से लैब तक कैसे पहुंचाना है, ये भी एक फोरेंसिक ऑफिसर का रोल होता है। ये सारा काम एक फोरेंसिक ऑफिसर करता है। अब ये तो बात हुई वो एविडेंसेस जो मुझे आंखों से दिख रहे हैं। कुछ ऐसे एविडेंसेस भी क्राइम सीन पे होते हैं जो आपको नहीं दिखेंगे। क्राइम यही हुआ, मर्डर हुआ, यहाँ पर पूरा ब्लड किसी ने साफ कर दिया, आपने अच्छे से धो दिया, अब आपको आंखों से नहीं दिख रहा है, बट अगर हम यूवी लाइट के प्रेजेंस में देखेंगे, हम उस पे हमारे जो सॉल्यूशंस हैं, अगर हम सॉल्यूशन स्प्रे करके, आई वुड नॉट बी लाइकिंग टू टेक द नेम ऑफ द सॉल्यूशंस हियर, जो भी स्प्रे करके हम उससे यूवी लाइट में अगर चेक करेंगे, हमें पता चलेगा कि यहाँ पर कोई बॉडी फ्लूइड प्रेजेंट था। तो ये सारा काम भी क्राइम सीन पर जाकर ऑफिसर्स का होता है, ये चेक करना कि कोई क्राइम से एविडेंस हमारा मिस नहीं होना चाहिए। फिंगरप्रिंट्स हैं जिसको हम लेटेंट प्रिंट्स बोलेंगे, जो हमें क्राइम सीन पर नहीं दिखते हैं, जनरली ग्लास के सरफेस पे हमें मिलते हैं, तो उनको भी कलेक्ट करना, कैसे डेवलप करना है उसको, कैसे कलेक्ट करना है, ये भी सारा फोरेंसिक ऑफिसर का काम होता है। आपने ब्लड का बताया मेरे को, जी। ठीक है, कोई क्राइम हुआ है जी वहां पे ब्लड था फ्लोर पे, किसी ने ब्लड साफ कर दिया और जी। आपको यूवी लाइट्स के थ्रू वो ब्लड देख गया, वो था वहां पे। ये पहले हम ल्यूमिनोल स्प्रे करेंगे उसमें, उसके बाद मतलब यूवी कोई भी लाइट केमिकल आप जी स्प्रे जी करते हैं जी उससे जी आपको पता लग जाता है। करेक्ट। बट आप मुझे ये बताइए कि आपने बोला थिंक लाइक अ क्रिमिनल, या ठीक है, अगर मैं क्रिमिनल हूँ जी और मैंने फ्लोर पे ब्लड फैला दिया, जी। उसको मैंने साफ करना है, तो मैं किससे करूं जिससे आपको ना पता लगे? नाइस, वेरी नाइस। देखिए कुछ चीजें ऐसी हैं जो यूज हो सकती हैं एथिकली, तो ये नहीं बोलना चाहिए क्योंकि अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात हो जाएगी। लेकिन but- मोनिका जी, आप जी। नहीं बोलोगे तो जी, मैंने जी। खुद पढ़ा है ये जी, चीज, जी, जी। इट्स ऑल ओवर इंटरनेट कि Right, आप right. क्या यूज कर सकते हो। मैंने पढ़ा कोई विनेगर यूज कर या सकते देयर हो, इज कोई वाइट chemical। विनेगर है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, दैट इज आल्सो कैन बी यूज्ड टू रिमूव द ब्लड स्टेन्स। इनफैक्ट इस पे YouTube वीडियोस भी बने हुए हैं। आई नो है ना? आई नो। आई मीन क्राइम करना कितना आसान हो जाता है और कितना छुप जाता है। करेक्ट। तो डिजिटल वर्ल्ड के प्रोज भी है, कॉन्स भी है। एग्जैक्टली आपने अभी देखा होगा रिसेंटली, पहले जो बरखा दत्ता वाला केस हुआ था, एक जर्नलिस्ट ने कुछ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन रिवील की जिसकी वजह से हमारे अटैक्स, कोई इन्फॉर्मेशन हमारे टेररिस्ट को मिली, जिसकी वजह से अभी रिसेंटली कल ही एक वीडियो आ रही थी, एक जर्नलिस्ट वो हमारे ग्राउंड लेवल ऑपरेशंस कैसे होते हैं, आर्मी हमारे कैसे ऑपरेट करती है, वो सारा इन्फॉर्मेशन रिवील कर रहे हैं। या बट आई थिंक इट शुड नॉट बी देयर, क्योंकि जर्नलिज्म आप कर रहे हैं उसका भी आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारी कॉन्फिडेंशियलिटी कुछ ब्रीच ना हो। इनफैक्ट बॉम्ब बनाना, राइट, पिस्टल बनाना, इट्स एवरीवेयर। या आई करेक्ट। तो वो कौन से केमिकल्स है? तो वाइट विनेगर है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, एंड देयर आर अदर केमिकल्स आल्सो व्हिच कैन बी यूज्ड टू रिमूव द ब्लड स्टेन्स। मतलब वाइट विनेगर को हम एक बाल्टी में डाल के पोंछा लगा दे उसका, तो वो ब्लड स्टेन्स रिमूव हो जाएंगे। ओके। बट वो किसी केमिकल से डिटेक्ट हो पाएंगे या नहीं, वो ऐसा भी नहीं है कि नहीं हो पाएंगे। हमारे पास कुछ ऐसे भी सॉल्यूशंस हैं कि आप कितना भी कर लीजिए, कुछ ना कुछ करके वो तो पता चल जाएगा वहाँ ब्लड स्टेन था, या कोई भी बॉडी फ्लूइड, आई वुड नॉट से ब्लड स्टेन, कोई भी बॉडी फ्लूइड वहाँ था या नहीं था, उसके लिए अलग अलग केमिकल टेस्ट होते हैं। Okay. तो वो टेस्ट करके हम पता लगा सकते हैं कि यहाँ पर कोई केमिकल था या नहीं था, कोई बॉडी फ्लूइड। बट इट बिकम्स डिफिकल्ट कि इट अगर बिकम्स डिफिकल्ट फॉर श्योर। कोई प्रो क्रिमिनल। बिल्कुल है ना? आजकल
सीरीज देखकर, जो क्राइम सीरीज बनती हैं, वो हाँ। देखकर लोग बहुत सीख रहे हैं। एग्जैक्टली वो देखकर भी क्राइम करने का तरीका सीख रहे हैं। फ्यू डेज अगो आई वाज गोइंग थ्रू दिस थिंग कि किसी ने क्राइम सीरीज देखकर ही ये सीखा कि क्राइम को करना कैसे है। हाँ, मैंने ये न्यूज पढ़ी थी, बिल्कुल। रिसेंटली आई थी ये। जी। वो कह रहा था मैं क्राइम पेट्रोल हाँ, देखकर बिल्कुल मैंने ये करा है काम। बिल्कुल। ठीक है, अब अवेयरनेस भी फैलाए, बट बट हाँ, कॉन्स भी है बिल्कुल हर चीज के। ये हमेशा एक डिबेटेबल टॉपिक रहा है। हाँ। करेक्ट। देखिए, आजकल तो फिंगरप्रिंट्स का भी टैम्परिंग होने लगा है। अच्छा। एक केस ऐसे भी आया था जिसमें सर्जरी के थ्रू उन्होंने फिंगरप्रिंट्स भी चेंज करा लिए थे। ऑल्दो हम ये बोलते हैं कि फिंगरप्रिंट्स आर यूनिक एंड इट विल नॉट चेंज फॉर द एंटायर लाइफ। आपके फिंगरप्रिंट्स जो हैं वो सेम रहेंगे। बट एक केस ये भी आया था, आई वॉज गोइंग थ्रू दैट केस, कि उसने सर्जरी के थ्रू अपने प्रिंट्स का, जिसको हम रिजिस बोलते हैं, रिजिस को चेंज करा लिया था। तो अब तो ये भी सिचुएशन आ गई है कि टैम्परिंग इस तरीके से भी हो सकती है। अदरवाइज फिंगरप्रिंट्स का, अगर आपकी फिंगर जल जाती है और वहां से कुछ परमानेंट आपका मार्क रिमूव हो जाता है या एक्सीडेंटली कोई कट आ जाता है, तो वो डिफॉर्मिटीज जो होती हैं वो आपकी इंडिविजुअलिटी बन जाती है। अदरवाइज हमारे फिंगरप्रिंट सेम रहते हैं। ओके। या कोई डिजीज ऐसी हुई जिसमें आपकी स्किन इफेक्ट हो गई, पाम की स्किन इफेक्ट हो गई, उस केसेस में हो सकता है कि हमारे जो प्रिंट्स हैं वो इफेक्ट हो। अदरवाइज इट विल रिमेन सेम। नहीं, ये चीज भी आपने व्यूअर्स को नया बताया, मतलब व्यूअर्स के लिए तो नया ही होगा, जी बिकॉज फिंगरप्रिंट्स को चेंज करना एंड एवरीथिंग ऑपरेट करना, जी। वो चीज भी हो रही है आज। बिल्कुल हो रही है, बिल्कुल। बट मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मैंने यहाँ सोफे पे हाथ रखा जी तो मेरे फिंगरप्रिंट्स आ जाएंगे सोफे पे, बिल्कुल। है ना? आपकी जो ये पाम है, इसमें हमारे स्वेट पोर्स होते हैं। इट इज Okay. फुल ऑफ स्वेट पोर्स। आपने जैसे ही टच किया, आपका स्वेट यहाँ पर इंटरचेंज हुआ। फॉरेंसिक का एक प्रिंसिपल होता है लॉ ऑफ एक्सचेंज। लोकार्ड हमारे साइंटिस्ट रहे हैं जिन्होंने ये प्रिंसिपल दिया है, लोकार्ड्स प्रिंसिपल ऑफ एक्सचेंज, जो ये बोलता है कि जो भी दो एविडेंसेस, जो भी दो ऑब्जेक्ट्स अपने क्लोजर एक्सचेंज करते हैं, क्लोजर आते हैं एक दूसरे को, तो वो हमारे पार्टिकल एक्सचेंज करते हैं। तो ये भी उसी का पार्ट है। आपने यहाँ पर हाथ रखा, पार्टिकल एक्सचेंज हुए, यू विल गेट द एविडेंस। ठीक है, मैंने सोफे पे हाथ रखा, इस पे सोफे पे मेरे फिंगरप्रिंट्स आ बिल्कुल गए, बिल्कुल। तो मैं क्रिमिनल हूँ, मैं इस फिंगरप्रिंट्स को मिटाना चाहता हूँ, तो मैं कैसे मिटाऊंगा जिससे आपको भी ना पता लगे? देखिए, अगेन केमिकल यूज करके आप ये कर सकते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पर एक चीज, आपके क्वेश्चन से पहले मैं एक चीज और बताना चाहूंगी। यहाँ पर हमने तो सिर्फ फिंगरप्रिंट्स आपके स्वेट की वजह से जो प्रिंट्स हुए उसकी बात की। क्या आप जानते हैं हमारे फिंगरप्रिंट्स आजकल, जैसे हमने डीएनए भी मान लीजिए इससे एक्सट्रैक्ट कर लिया, हमारे पास ऐसे भी टेक्निक्स आ गए हैं कि डस्ट से भी हम डीएनए एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं ना, अच्छा। घर में जो धूल है, हाँ। उससे भी आप डीएनए एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ओके। तो आजकल तो इतना डेवलपमेंट हो गया है साइंस में भी कि हम किसी भी चीज से अपना डीएनए भी डेवलप कर सकते हैं। सो डस्ट डीएनए, टच डीएनए, आपने जरा सी कोई चीज को टच किया, वहां से डीएनए एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। अगर आप यहाँ से अपना फिंगरप्रिंट रिमूव करना चाहें, यू कैन यूज एनी केमिकल टू रिमूव इट। यू कैन यूज, अभी तो देखिए नेकेड आई से नहीं दिखेगा क्योंकि आपने किसी सर्विस पे हाथ रखा है, हमें नहीं दिख रहा है। उसको डेवलप करने के लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड होते हैं। पाउडर मेथड है, केमिकल मेथड है, पाउडर से डेवलप करके देख रहे हैं। पर अगर आपने बिल्कुल ही उसको रिमूव कर दिया तो चांसेस कम है कि वो डेवलप हो पाए। और ये भी डिपेंड करता है कि कितने ड्यूरेशन के बाद हमें वो उसका वो वहां रहेगा या नहीं रहेगा, वो भी डिपेंड करता है कितनी देर के बाद आप एविडेंस को कलेक्ट कर रहे हैं। ओके। बट मूवीज में दिखाते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने कुछ पकड़ा, जी, ठीक है, और वो वहां से जा रहा है क्रिमिनल, जी, तो वो एक हैंकी लेता है, कपड़ा लेता है, तो कपड़े से ऐसे ऐसे साफ कर देता है उसको। जी, जी, जी। तो वो उससे भी विदाउट केमिकल भी हो जाएगा? जी नहीं, उसका रीजन यही है कि वो पाउडर मेथड से, क्योंकि हम डेवलप करते हैं। आपका यहाँ स्वेट लगा, आपने स्वेट को रब कर दिया, उस समय पे आपके सारे जो रिजिस के पैटर्न थे वो आपने रिमूव हो गए, तो आपका टेम्पर हो गया एविडेंस। तो वो एक तरीका है कि अपने एविडेंस को आप मिटा रहे हैं। उस केस में मिट जाएगा, हल्का हल्का हो सकता है कुछ डेवलपमेंट हो, बट हम उससे पकड़ नहीं पाएंगे क्योंकि फिंगरप्रिंट्स में भी आप कितना % आपको फिंगरप्रिंट मैच हो रहा है, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। ओके जी। वर्णिका, मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि कुछ लोग क्या करते हैं कि किसी का करके चले जाते हैं, जी, है ना, मर्डर करके चले गए और उसको एज अ सुसाइड दिखा दिया, जी, है ना। हम सुशांत सिंह राजपूत के केस की बात करते हैं, जी, तो उस केस में भी क्या हुआ था कि हमें किसी को लग रहा है मर्डर किया है, किसी को लग रहा है सुसाइड है, जी, क्योंकि वहां पे उनकी बॉडी एक फैन सीलिंग पे जी, लटकी हुई पाई जी, गई थी। जी। तो ये कैसे पता लगेगा कि इन्होंने सुसाइड किया है कि किया है? और काफी सारी फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट्स भी थी
जी कि अगर वी शेप है गर्दन पे तो साइड है मेरे ख्याल से, जी और जी जी यू शेप shape है है तो तो है। जी। तो ये क्या होता है, क्या है? देखिए आशीष, इसमें सिर्फ एक फैक्टर नहीं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। एक मैं आपको यहाँ दो टर्म्स बोलना चाहूंगी, होमिसाइडल एंड सुसाइडल, और एंटीमोर्टम और पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम मतलब मरने के बाद, एंटीमोर्टम मतलब मरने से पहले। क्वेश्चन आया था सुशांत सिंह राजपूत केस में कि ये एंटीमोर्टम हैंगिंग है या पोस्टमार्टम हैंगिंग है। तो अगर कोई मरने से पहले अगर कोई खुद को हैंग कर रहा है तो उसमें कुछ साइंस हैं जो बहुत क्लियरली विजिबल होंगे। एक तो जिस डायरेक्शन में आपका हेड जाएगा उस डायरेक्शन में देयर विल बी ड्रिपिंग ऑफ सलाइवा, आपका सलाइवा यहाँ से नीचे गिरेगा। Correct. ये बहुत ही प्रोमिनेंट सिम्टम होता है अगर कोई मरने से पहले कर रहा है, आई मीन जिंदा अगर कोई खुद को हैंग कर रहा है तो ये प्रोमिनेंट सिम्टम होता है। दूसरा, आपकी जो टंग है इट विल बी प्रोट्रूडिंग आउटवर्ड्स, बाहर की तरफ आपकी टंग लटकी हुई दिखाई देगी। ये भी आपका सेकंड प्रोमिनेंट फीचर है कि आपने जिंदा होते हुए आपने वो हैंग किया। तीसरा आपका फीचर ये होता है कि आपके जो है आपके हाथ जो है एकदम नीले पड़ जाएंगे, क्योंकि जो आपकी ग्रेविटी है वो आपके ब्लड को नीचे की तरफ खींच रही है, तो ये आपका नीले नीले आपको दिखने लगेगा। दूसरी चीज, आपकी नेक्स्ट चीज मैं यहाँ बोलना चाहूंगी कि हमेशा अगर कोई जिंदा इंसान खुद को लटकाता है तो वहां पर आपका यूरिन या फीसेस या स्किन या वेजिटल फ्लूइड ये आपको जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि जिंदा इंसान अगर खुद को टांग रहा है तो यूरिन या बॉडी फ्लूइड आपकी बॉडी से डिस्चार्ज जरूर होंगे, जिसमें दो प्रोमिनेंटली मैंने आपको बताया, सलाइवा और टंग। ये अगर दोनों चीज आपको दिख रही है तो आप क्लियरली ये बोल सकते हैं कि इसने जिंदा होते हुए खुद को टांगा है, खुद को फांसी लगाई है। और अगर मरने के बाद कोई किसी को फांसी लगाता है तो ये चीजें आपको नहीं दिखेंगी, टंग बाहर नहीं होगी, सलाइवा नहीं गिरेगा, यूरिन हो सकता है हो ना भी हो, यूरिन भी नहीं होगा, सलाइवा ये सब आपका क्लियरली नहीं होगा। ये सारे फीचर्स, और आपने जैसे लिगेचर मार्क्स की बात की, अब लिगेचर मार्क्स में भी, इसको लिगेचर मार्क्स बोलते हैं जो आप बात कर रहे थे, लिगेचर मार्क्स में भी डिपेंड करता है। देखिए दो तरह की हैंगिंग होती है, टिपिकल हैंगिंग, एटिपिकल हैंगिंग। टिपिकल हैंगिंग में क्या होता है, आपकी जो नॉट है, जो रस्सी आपने बांधी है पूरी अच्छे तरीके से बांधी है और ऑसिपिटल रीजन में वो आपका नॉट दिखता है। तो बेसिकली ये टेक्निकल ऑसिपिटल, ये देखिए हमारे यहाँ पूरा रीजन डिवाइड होता है, ऑसिपिटल, सेजाइटल, ये सारा इसमें, तो ये रीजन्स हमारे डिवाइडेड हैं। ये टेम्पोरल रीजन हो गया जो कानों के पास होते हैं, फिर ये हो गया हमारा, फिर ये पीछे के रीजन्स जो होते हैं। तो हमारी फांसी जब लगाते हैं वो यहाँ आपकी रस्सी की जो नॉट होती है वो इधर होती है, तो ये चीजें हम देखते हैं। और फिर हमारी यहाँ पर एक हायर्ड बोन होती है जो ब्रेक होती है, उसको देख के भी हम बता सकते हैं कि एंटीमोर्टम है या पोस्टमार्टम है। तो ये सारे सिम्टम्स जो है बहुत प्रोमिनेंट फीचर हैं जिसमें इन केसेस में हम क्लियरली बता सकते हैं एज अ फोरेंसिक ऑफिसर कि ये एंटीमोर्टम है, ये पोस्टमार्टम है। और टिपिकल और एटिपिकल हैंगिंग की मैं बात कर रही थी, जिसमें अगर आपकी पूरी बॉडी जो है फ्लोर को टच कर रही है तो इसको हम टिपिकल हैंगिंग बोलेंगे, और पार्शियल हैंगिंग या फुल हैंगिंग इसको बोलेंगे। और जो पार्शियल हैंगिंग होती है, आपने क्या किया, आपकी जो नीज आप बेंड करके बैठ गए और फिर आप हैंगिंग कर रहे हो, आपकी पूरी बॉडी जो है ग्राउंड से टच नहीं है। तो इस तरीके के बहुत सारे हैंगिंग के फीचर्स होते हैं जो हम पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं। ये सारे फीचर्स देख के आपको क्लियरली पता चल सकता है कि ये मरने से पहले का केस है या मरने के बाद का केस है। और अगर कोई किसी को मारता है, मर्डर मान लीजिए, तो उसके इंसान में जो विक्टिम होगा उसके पास डिफेंस के बहुत सारे सिम्टम्स होंगे, मतलब सेल्फ डिफेंस के लिए वो इंसान कुछ करेगा, उसके बाल बिखरे होंगे, उसके कपड़े जो हैं थोड़े मिसमैनेज होंगे। ये सारे कॉरोबोरेटिव एविडेंस जो मैं आपसे पहले बात कर रही थी, ये सारी चीजें कॉरोबोरेटिव एविडेंस में आते हैं, जिसमें हमें सिर्फ डेड बॉडी। अच्छा, एक बात और मैं यहाँ बोलना चाहूंगी कि जो डेड बॉडी होती है जिसको हम कॉप्स भी बोलते हैं, इट इज इटसेल्फ अ वेरी बिग एविडेंस। अगर वो ही डिस्ट्रॉय हो जाती है तो हमारे समझ लीजिए 50% एविडेंस चलेगा। एक डेड बॉडी खुद में ही बहुत बड़ा एविडेंस है। तो ये सारे फीचर्स डेड बॉडी को देख के हम बता सकते हैं कि ये किस तरह का मर्डर है या सुसाइड है, वो सारे फीचर्स हम वहां से बता सकते हैं। ओके, बट वर्निका, आई एम सो सॉरी टू से, आई एम वेरी इमोशनली टच्ड विद सुशांत सिंह राजपूत केस। मैं ये जानना चाहता हूं, जब हमारे देश में इतने सारे एक्सपर्ट्स हैं तो ये पता क्यों नहीं लगा कि सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर है या सुसाइड है? देखिए आशीष, इसमें बहुत चीजें इन्वॉल्व होती हैं, इसमें पॉलिटिकल मैटर्स भी इन्वॉल्व होते हैं, इसमें फॉरेंसिक ऑफिसर अपनी तरफ से फॉरेंसिक की ड्यूटी करता है, पोस्टमार्टम जिसने किया उसने। I'm so sorry to intervene again. Yes.
एज अ फॉरेंसिक एक्सपर्ट मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि सुशांत सिंह राजपूत का था या सुसाइड था, आप थोड़ा एक्सप्लेन करो एंड साइंटिफिकली बोलना, आपने टेक्निकली हर चीज बोलनी है। मैं ये तो नहीं बोलूंगी कि सुसाइड था या ये मर्डर था, क्योंकि बहुत सारी रिपोर्ट्स हमें सोशल मीडिया पे सरफेस हुई, मेरे पास उसकी फैक्ट्स एंड फाइंडिंग्स पूरी मेरे तक नहीं पहुंची कि मैं उसको गो थ्रू करूं, तो मैं कंक्लूसिवली आपको ये नहीं बोल पाऊंगी कि वो सुसाइड था मर्डर या था। और बट वर्णिका, ये तो पॉलिटिकली आप करेक्ट होने की कोशिश कर रहे हो, ये ऐसी बात थोड़ी होती है। मतलब पूरी दुनिया ने सुशांत सिंह राजपूत का केस पढ़ा है, किसी एक नॉर्मल इंसान ने भी सुशांत सिंह राजपूत का केस पढ़ा है। यू बीइंग अ फॉरेंसिक एक्सपर्ट, बिल्कुल आप ये बोल रहे कि मुझे पता ही नहीं है, दिस इज नॉट फेयर यार। देखिए आशीष, मैं खुद सुशांत सिंह राजपूत की बहुत बड़ी फैन हूँ, और जब मुझे भी इस चीज का पता चला था, आई वॉज लिटरली शेकन एंड ब्रोकन, आई वुड से। तो हमदर्दी तो सभी को है। केस की जो फाइंडिंग्स हैं, जब तक, देखिए हम फैक्ट्स पे बात करते हैं, जब तक मेरे पास केस की फाइंडिंग्स नहीं आएंगी, सोशल मीडिया पे बहुत चीजें, मैं चाहती हूँ कि इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन हो, सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन जो इसमें प्रोब हुआ, मैं खुद चाहती हूँ कि प्रोब होने से चीजें सामने आए, जस्टिस मिले उनको। जस्टिस फॉर एसएसआर का हैशटैग मैंने भी बहुत चलाया था, पर मैं बीइंग इन दिस फील्ड आई कैन नॉट कंक्लूसिवली से एनीथिंग। आज मैं कुछ बोलूं, कल मेरे ऊपर ही कोई चीज आ जाए, तो मैं ये कंक्लूसिवली नहीं बोलूंगी कि वो सुसाइड था या मर्डर था, जब तक मैं खुद वो सारी फाइंडिंग्स नहीं पढ़ूंगी। बट फैक्ट्स पे बात करो आप। उनके उस पे बात करें तो क्लियरली हम बोल सकते हैं कि हाँ, नहीं था वो, मर्डर चांसेस उसमें ज्यादा कैसे थे। कैसे बोल सकते हैं? देखिए, जैसे इंजरीज जो बॉडी पे होती हैं, जब पोस्टमार्टम होता है तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सारी फाइंडिंग्स आती हैं, जो फोटोग्राफ्स और वीडियोग्राफ क्राइम सीन की जाती है, उसको देखकर, जैसे मैंने आपको एंटीमोर्टम, पोस्टमार्टम, हैंगिंग का सिचुएशन बताया, पोस्टमार्टम फाइंडिंग्स में भी कहाँ कहाँ बॉडी में इंजरीज होती हैं सब मेंशन होता है। वो सारी फाइंडिंग्स देख के एक इंसान इतना बता सकता है, जो इंसान इस फील्ड में इतने टाइम से काम कर रहा हो, कि ये मर्डर है या सुसाइड है। पर हाँ, कोई कुछ बोलेगा नहीं, कोई कुछ बोलेगा नहीं, क्योंकि एवरीबॉडी इज अवेयर कि पॉलिटिकल मुद्दा भी इसमें इन्वॉल्व है। अगर दिल से पूछेंगे तो बहुत चीजें ऐसी हैं जो हम दिल से बोलेंगे तो हम बोलेंगे हाँ मर्डर है और इसमें इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। देखिए, अब तो आपके बोलने से भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं होगा। बट मैं चाहता हूं कि आप एज अ फॉरेंसिक एक्सपर्ट जी ये चीज क्लियर करो ना कि ये कैसे मर्डर है, कैसे सुसाइड नहीं है। देखिए, मैं आपको आशीष एक चीज और क्लियर करना चाहूंगी। एज ए फॉरेंसिक ऑफिसर, हमारा ड्यूटी जो होता है, हमारा जॉब जो होता है, वो सिर्फ फॉरेंसिक एविडेंसेस को इन्वेस्टिगेट और एग्जामिन करना होता है। केस की इन्वेस्टिगेशन करना हमारा काम नहीं होता है। ये भी एक मिथ है जो मैं आज क्लियर करना चाहूंगी। एक फॉरेंसिक ऑफिसर केस पे काम नहीं करता है। बट आपने पढ़ा सब कुछ है, हमने पढ़ा सब कुछ है, हमें पता है, और हमें ये भी बोला जाता है कि क्राइम सीन पर हम जब भी जाते हैं अपना मुंह बंद रखें, सिर्फ चीजों को ऑब्जर्व करें, डॉक्यूमेंट करें, बट अपना मुंह बंद रखें, क्योंकि वहां मीडिया वाले भी बहुत होते हैं। आज मैंने कुछ बोला, सोशल मीडिया पे पूरा सर्कुलेट हो जाएगा और बहुत सारी फॉल्स स्टोरीज कुक होने लगेंगी। तो हमेशा एक फॉरेंसिक ऑफिसर को सिर्फ ऑब्जर्व करना चाहिए। केस का काम इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का होता है, हमारा नहीं होता है। हम पूरी तरह से अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि हम एविडेंसेस को अच्छे से कलेक्ट करें, एग्जामिनेशन अच्छे से करें, ताकि जो भी रिजल्ट्स और फाइंडिंग्स आ रही हैं वो प्रॉपर हो। उसके अलावा इन्वेस्टिगेशन का काम होता है आईओ का, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का, तो वो उनका जॉब है। बट हाँ, अगर वो हमें इंसिस्ट करते हैं कि हम उनकी केस में हेल्प करें, वो हम जरूर करते हैं। जैसे कि सोशल मीडिया पे बहुत चीजें आती हैं, तो मैंने उसके थ्रू ये भी सुना है, उसकी कुछ फाइंडिंग्स थी जिसमें ये था कि राइट साइड पे, उनके नेक पे जो लिगेचर मार्क्स थे वो राइट साइड में बहुत प्रोमिनेंट थे। जबकि अगर कोई लिगेचर मार्क्स क्या होते हैं? जो रोप हम यूज करते हैं, रस्सी, हाँ। कोई भी आप चीज यूज कर रहे हैं, कपड़ा यूज कर रहे हैं, तो उसके जो मार्क्स यहाँ बनते हैं उनको हम लिगेचर मार्क्स बोलते हैं। Okay. लिगेचर मार्क्स उनके राइट साइड पे बहुत ही प्रोमिनेंटली विजिबल थे और पीछे इतने नहीं थे। जबकि अगर आप इस तरीके से करते हैं, या तो आपके, अगर आप खुद को हैंग कर रहे हैं, या तो आपके इस साइड पे बहुत ही प्रोमिनेंटली विजिबल होने चाहिए, या आपका पीछे। तो यहाँ पर जनरली, क्योंकि आपकी पूरी बॉडी का भार जो है वो यहाँ पर होता है जब आप खुद को हैंग करते हैं, तो यहाँ पर बहुत प्रोमिनेंटली, बट राइट साइड में प्रोमिनेंटली उनके वो दिखना, ये थोड़ा सा मुझे मतलब थोड़ा सस्पिशियस लगा। और बहुत सारी फाइंडिंग्स ऐसी भी आई जिसमें ऐसा लगा कि सुसाइड है या होमिसाइडल है, बट इतना कंफर्म है कि जो डेथ है वो एस्फिक्सिया के थ्रू ही है। एस्फिक्सिया मतलब लैक ऑफ ऑक्सीजन। जब भी हमारी बॉडी में लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है, उसकी वजह से जो डेथ हो जाती है, उनकी एस्फिक्सिया की वजह से डेथ हुई। हैंगिंग थी, इसीलिए एस्फिक्सिया। कोई खुद को हैंग कर रहा है तो ऑक्सीजन की कमी होगी, तो एस्फिक्शियल डेथ थी, दैट इज कंफर्म। बट है या वो है, वो प्रॉपर फाइंडिंग्स मेरे पास अभी तक
आई कैन नॉट से। बट ये कैसे पता करेंगे कि किसी ने उसका गला दबाया पहले, जी उसको मार दिया जी और फिर उसको लटका दिया, जी। तो वो मार्क्स में कोई डिफरेंस आता है, क्या आता है? मार्क्स में आता है डिफरेंस, मार्क्स में भी आता है कि वही जैसे मार्क्स कितना प्रोमिनेंटली कौन से आपकी बॉडी पार्ट पे दिख रहा है। दूसरा, आप नॉट जब लगाते हैं, जब इंसान खुद एक नॉट लगाता है वो एक डिफरेंट नॉट होगी, और अगर कोई मारने के बाद आपको नॉट लगा रहा है उसमें भी आपका पैटर्न थोड़ा डिफरेंट होगा। अब देखिए, अगर कोई खुद को बचा रहा है, कोई जिंदा है वो बचा रहा है या खुद कर रहा है, तो वो कोशिश करता है, हर इंसान की टेंडेंसी होती है, अगर वो मर भी रहा है तो खुद को बचाने की कोशिश करता है। तो उनके जो नेल्स होते हैं, नेल्स में भी आपको स्किन सेल्स मिलते हैं, खुद को डिफेंस कर रहा है या फिर जिंदा है कोई और उनको टांग रहा है तो भी वो डिफेंस करेंगे। तो हमारे जो फिंगर टिप्स के नेल्स होते हैं इसमें स्किन के डेड सेल्स आ जाते हैं। इनकेस उसके हाथ बांध दिए और फिर उसको गला दबाया जा रहा है, फिर हाथ में नहीं आएंगे, फिर और आपकी डिफेंस मैकेनिज्म दिखेंगे। आपने पैर बहुत चलाया होगा तो हो सकता है पैरों की वजह से कुछ आपका हो, हम फुट के भी चेक करेंगे, आपके स्किन सेल्स वहां मिल जाए, या बहुत सारे ऐसे साइन सिम्टम्स होते हैं जो डिफेंस के लिए यूज किए जाते हैं, तो वो हम उसमें चेक करते हैं। और दूसरा मैं आपको ऑलरेडी अभी डिस्कस हम वही कर रहे थे कि एंटीमॉर्टम है या पोस्टमॉर्टम है, वो तो इंसान की सिचुएशन देख के भी पता चल जाता है, क्योंकि बॉडी फ्लूइड्स आपको जरूर मिलेंगे अगर वो एंटीमॉर्टम हैंगिंग है तो। ओके। हमारे देश में सबसे बड़ा आउटब्रेक चल रहा है कोलकाता रेप एंड मर्डर केस, जो कि एक बहुत ही दिल दहलाने वाली चीज है, बट उसमें एक और एंगल आ रहा है कि उसका एविडेंस टैंपर कर दिया गया है। जी टैंपर आपने समझाया अभी सबको, टैंपरिंग क्या होती है, कैसे होती है, जी। तो इसके बारे में आप मुझे बताइए कि कैसे उसका एविडेंस टैंपर कर दिया, कैसे डिफिकल्टी हो रही है। आपको पता ही होगा, ऑलमोस्ट सभी को पता है जी। आप तो फॉरेंसिक एक्सपर्ट है। टैंपरिंग से ज्यादा मैं ये बोलूंगी वहाँ एविडेंसेस को मिटाने की कोशिश की गई थी कि एविडेंस बचे ही ना, क्योंकि जो सीसीटीवी फुटेज वहाँ मिला था इनिशियली, वहाँ 4 से 5 इंटर्न जो वहाँ के थे वो जाते हुए दिखे थे। उसके बाद आप देखिए, आप पैटर्न देखिए, जैसे ही केस सीबीआई को हैंड ओवर किया जाता है उसके आधे घंटे में ही वहां पर कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाता है, जो कि अलाउड भी नहीं है। आप किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में अगर कोई कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, हॉस्पिटल में, आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। तो वो बिना परमिशन लिए अगर आप वहाँ कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, और वो भी सेमिनार हॉल जो क्राइम सीन था उसके बिल्कुल पास में, ऐसा भी देखिए वहां पर एक वॉश बेसिन था जिसमें ऐसा, जो मैंने फैक्ट्स पढ़े हैं, वहां पर जो कल्प्रिट से जो अक्यूज थे उन्होंने वहां हैंड वॉश किए थे आफ्टर कमिटिंग क्राइम। अब अगर वहां हैंड वॉश किए हैं, जो टैप को उन्होंने टच किया होगा, वहां पोटेंशियल चांसेस थे कि वहां हमको एविडेंसेस मिल सकते थे। वही एरिया को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है आधे घंटे पहले। जैसे ही सीबीआई को केस हैंड ओवर हुआ, वो आधे घंटे में वहां तोड़फोड़ शुरू हो जाती है। ये सिर्फ, मैं ये नहीं बोलूंगी कि यहाँ सिर्फ और बदले की भावना से ये सब कुछ हुआ है। देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग आशीष, ये बहुत बड़ा केस है। ये जो हमें जितना केस दिख रहा है उससे कहीं ज्यादा बड़ा ये केस है, और इसमें बहुत चीजें इन्वॉल्व हैं। जो एक केस को जिस डायरेक्शन में मोड़ा जा रहा है, सिर्फ ये दिखा के कि ये रेप है और ये मर्डर है, आप ये सोचिए इसके पीछे कितनी चीजें छुपाई जा रही हैं। सिर्फ ये केस को लाइमलाइट करके, और एक इंसान जिसका नाम जो आ रहा है लाइमलाइट में, सिर्फ एक को आगे लाके आप जितने कल्प्रिट्स को छुपा रहे हैं। एक लड़की के प्राइवेट पार्ट में आशीष 150 मिलीग्राम ऑफ सीमेन मिलना, आप समझ सकते हैं एक नॉर्मल एक ह्यूमन जो है, एक पूरी रात भी अगर वो मास्टरबेट करता है तो 15 मिलीग्राम मैक्सिमम सीमेन वहां से मिलता है। 150 मिलीग्राम किसी औरत के प्राइवेट पार्ट में मिलना, तो आप समझ जाइए 8 से 10 लोग उसमें इन्वॉल्व थे। और सिर्फ एक इंसान को एक्यूज बनाकर जो सामने लाया जा रहा है, इट्स जस्ट कि वो हमको पागल बनाने की कोशिश की जा रही है कि एक इंसान ने ये एडमिट कर लिया कि हाँ मैंने क्राइम किया है, मैंने ये किया है। उसके पीछे कितने लोगों को छुपाया जा रहा है। इसमें बहुत ही हायर अथॉरिटीज इन्वॉल्व हैं। इसमें सिर्फ एक चीज इन्वॉल्व नहीं है, इसमें बहुत सारे रैकेट्स भी इन्वॉल्व हैं। तो ये एक अलग ही मुद्दा है। जितना केस हमें दिखाया जा रहा है उससे बड़ी ही एक अलग चीज है। बट हाँ, जो हुआ वो सच में दिल दहलाने वाला था। एंड आई थिंक कई रातों से लड़कियों के पेरेंट्स सो नहीं पाए हैं। मैं आपसे अपना ही केस शेयर करना चाहूंगी। व्हेन आई वाज ट्रेवलिंग टू हियर, दिल्ली में आ रही थी, तो माय मदर कॉल्ड मी, यू वोंट बिलीव
10 to 20 टाइम शी कॉल मी अप, मैं कैब में थी, तू ठीक है ठीक है ठीक है, क्योंकि जब से ये केस सुना है, अगर लड़की घर में सेफ नहीं है, लड़की काम पे सेफ नहीं है, लड़की कैब में सेफ नहीं है, लड़की बस में सेफ नहीं है, लड़की कहाँ सेफ है? तो आज इतना बड़ा ये पॉइंट हो चुका है इसका, सेफ्टी का, विमेन सेफ्टी का कंसर्न बन चुका है। सो आई थिंक अगर फॉरेंसिक एस्पेक्ट में मैं इसकी बात करूं तो एविडेंस को टैम्पर छोड़िए खत्म करने की कोशिश की गई है। सीसीटीवी फुटेज को हटा दिया गया है। जब मैं अभी वो रिपोर्ट पढ़ रही थी कि जब सीबीआई को हैंडओवर किया गया है केस, तो ये भी बोला है सुप्रीम कोर्ट ने कि जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, अब वहाँ हर कॉरिडोर में सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल किया जाए, प्रॉपर वॉशरूम्स बनाए जाए। पर मुझे ये लगता है कि क्या ये पहले नहीं था, या पहले नहीं हो सकता था, या आज तक जो हमारे डॉक्टर्स, जिनकी हम बोलते इतनी नोबल सर्विस, जिन्होंने कोविड में हम सबको भगवान की तरह हमारी हेल्प की, हम उनके लिए इतना भी नहीं कर सके आज तक। और आज ये देखिए, आप 4000 लोग वहां पर मॉब अटैक करने जाते हैं। आप मुझे ये बताइए, जब केस सीबीआई को हैंडओवर हो गया है, वहां से सब चीजें हट चुकी हैं, तो मॉब अटैक करने किस पर जा रहे हैं? किस चीज का मॉब अटैक हुआ है? यानी वहां कुछ ऐसे और एविडेंसेस थे जिनको टैम्पर छोड़िए खत्म करने की कोशिश की गई है। तो जो मैं आपको बोल रही हूँ कि ये केस सिर्फ एक चीज का नहीं है। दैट गर्ल was being harassed for last 2 months because she was having some evidences and which she was telling कि मैं ये पुलिस को बता दूंगी, जिसकी वजह से उनको ये धमकी दी जा रही थी कि अगर आपने ये पुलिस में बताया तो ये कर देंगे, वो कर देंगे। क्या आपने वो रिपोर्ट पढ़ी? एक दिन पहले ही उनकी गाड़ी भी खत्म कर दी गई थी, उनकी गाड़ी को डैमेज कर दिया गया था। सुनने में ये आ रहा है कि गाड़ी में भी एविडेंसेस थे जिसकी वजह से उनकी पहले गाड़ी को डिस्ट्रॉय किया गया। अब एविडेंसेस को डिस्ट्रॉय करना, वैसे जो क्राइम सीन पर फॉरेंसिक टीम पहुंची थी, जो उन्होंने एविडेंस कलेक्ट करने थे वो उन्होंने किए, ऐसा जो रिपोर्ट्स बता रही है। बट क्राइम सीन रिकंस्ट्रक्शन वहां हुआ या नहीं हुआ, पहला क्वेश्चन मेरा। वहां 3D स्कैनिंग हुई या नहीं हुई, मेरा दूसरा क्वेश्चन। क्योंकि 3D स्कैनिंग क्राइम सीन के लिए बहुत ही मैं कहना चाहूंगी मैंडेट कर देनी चाहिए। क्योंकि अगर वहां 3D स्कैनिंग हुई होती तो आज हमारे सामने वो पिक्चर होती कि क्राइम सीन पहले कैसा दिख रहा था और उसमें बाद में क्या चेंजेस किए गए हैं। क्योंकि अंदर तो कोई सीसीटीवी फुटेज था ही नहीं, कैमरा है ही नहीं, तो हाउ वुड वी एस्टिमेट कि क्राइम सीन पहले ऐसा था, फिर ऐसा कर दिया गया और उसके बाद वहां रेनोवेशन शुरू करा दिया जाता है। सो इसीलिए मैं बिलीव करती हूँ कि क्राइम सीन रिकंस्ट्रक्शन, 3D स्कैनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी एक इतना बड़ा लेवल का कोई क्राइम होता है, देखिए क्राइम का कोई लेवल नहीं, छोटा है वो भी क्राइम, बड़ा है तो भी क्राइम, तो प्रैक्टिस हर जगह सेम होनी चाहिए। और ये तो आई थिंक मैं इससे ज्यादा इसके लिए अभी, आई होप यू अंडरस्टैंड। ना आई टोटली अंडरस्टैंड यार। इनफैक्ट लड़कियों के लिए नहीं बल्कि लड़कों के लिए भी ये बहुत गंभीर मुद्दा बन चुका है आज की डेट में। करेक्ट। बट ऐसा है ना, वर्णिका, न्यूज चैनल्स के थ्रू हमें ये पता लग रहा है कि वो जो हॉल था, सेमिनार हॉल था जहाँ पे ये क्राइम हुआ जी, वो ऑलरेडी अंडर कंस्ट्रक्शन था। उसके बारे में क्या डिटेल में ऑलरेडी अंडर कंस्ट्रक्शन था तो उस लड़की को वहां सोने की परमिशन क्यों दी गई? कहीं कंस्ट्रक्टेड जगह में आप किसी को सोने की परमिशन नहीं दे सकते। वो वहां आराम से सो रही थी, सोते हुए उसके साथ, उसको मारने के बाद भी उसके साथ हुआ है। few days ago I was reading, इस केस से अलग बात है वो, but few days ago I was reading कि एक लड़के ने अपनी मरी हुई माँ के साथ तक रेप करने का ट्राई किया। आप ये सोचिए, जब लेवल इतना गिर चुका है तो वो तो फिर मरी हुई लड़की उनके सामने रखी थी, माँ को भी नहीं छोड़ा है किसी ने। तो और आप कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं, वहां मेरे अकॉर्डिंग तो मैंने अभी तक ऐसा नहीं पढ़ा, और अगर ऐसा है भी तो मेरा क्वेश्चन है, अगर कोई चीज अंडर कंस्ट्रक्शन है तो वहां कोई भी रेजिडेंट को सोने या बैठने या रहने क्यों दिया जा रहा था? दिस इज माय क्वेश्चन। प्लस वर्णिका, आप मुझे एक बात बताइए कि फॉरेंसिक टीम कब जाती है? जैसे अभी रिसेंटली एक लॉ बना है कि 7 साल से ऊपर के क्राइम्स है जी, तो वहां पे फॉरेंसिक टीम को कोई बुलाएगा नहीं, वो अपने आप चली जाएगी वहां पे। तो अभी ऐसा कुछ है सिस्टम कि वहां पे फॉरेंसिक टीम बाद में आई जब उनको बुलाया गया? बिकॉज ये जो क्राइम है वो तो ऑब्वियसली इट्स अ हीनियस क्राइम, करेक्ट, और ये 7 साल से ऊपर की सजा का क्राइम है। जी। देखिए, न्यू लॉज के अकॉर्डिंग क्राइम सीन पर फॉरेंसिक को मैंडेट कर दिया गया है, फॉरेंसिक टीम को। पहले ऐसा नहीं था। पहले क्या होता था, अगर पुलिस ऑफिसर जो हैं टीम पर पहुंचेंगे, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को अगर फील होता है कि ये क्राइम बड़ा है,
नीड होती है फॉरेंसिक टीम की तो वो फॉरेंसिक टीम को कॉल करेंगे, तब फॉरेंसिक टीम जाएगी। अभी क्या है, अगर कोई हीनियस क्राइम है तो इट इज मैंडेट कि आपको क्राइम सीन पर जाना ही जाना है। अगर बात करें इस क्राइम की, इस केस की, तो यहाँ पर भी फॉरेंसिक टीम पहुंची है, बट बाद में, क्योंकि जैसे मैं टाइमिंग्स का उसमें पढ़ रही हूँ, कौन से टाइम पर वो हुआ, कितने टाइम पर पुलिस को और रिपोर्ट किया गया, कितने टाइम पे पेरेंट्स को कॉल किया गया, तो उन सब में थोड़ा थोड़ा गैप मुझे दिखाई दे रहा है। तो वो गैप इसीलिए है कि आई डोंट थिंक कि क्राइम सीन पर वो उनको लेकर गई होगी फॉरेंसिक टीम को। फॉरेंसिक टीम बाद में ही उनको बुलाया गया होगा, जितना मुझे अभी तक लगता है। और अभी तक मुझे नहीं लगता है कि ये चीज इम्प्लीमेंटेशन में आई है न्यू लॉज के अकॉर्डिंग, की फॉरेंसिक टीम कंपनी उनको कर रही है। बहुत ही कम स्टेट्स ऐसी हैं जिन्होंने अभी तक इसको अडाप्ट किया है और जो इसको फॉलो कर रहे हैं कि क्राइम सीन पर फॉरेंसिक टीम को हमेशा साथ ले जाया जाए। इसको बहुत ज्यादा जरूरी है, इसको मैंडेट करने की और इसको इम्प्लीमेंट करने की बहुत ज्यादा अभी जरूरत है। बट वनिका 9 अगस्त को ये क्राइम हुआ था, राइट? और 15 अगस्त को अगर हम मॉब की बात करें, जो आप कह रहे थे कि लगभग 4000 प्लस लोग आ गए वहां पे, अटैक कर दिया भीड़ भाड़ ने, तो ये 15 अगस्त को किया था। तो 9 से 15 देयर वाज एम्पल ऑफ टाइम कि फॉरेंसिक टीम आए, वहां से एविडेंस क्लियरली कलेक्ट कर ले। तो जैसे मैंने आपको बताया, फॉरेंसिक टीम ऑलरेडी एविडेंस कलेक्ट कर चुकी थी, जितना मैंने रिपोर्ट्स में पढ़ा है। और ये 15 अगस्त पे जो अटैक हुआ, उसमें जो मैं आपको थोड़ा हिंट यहाँ देना चाह रही हूँ कि नॉट जस्ट दैट एविडेंसेस विच इज रिलेटेड टू क्राइम, बल्कि उस क्राइम को छुपाने के लिए जो चीजें हो रही हैं, जो उसके पीछे चीजें चल रही हैं, वो उस एविडेंस को मिटाने के लिए ये मॉब गया वहां पर। तो मैं जैसे बता रही हूँ, केस जो दिख रहा है वो केस है नहीं, इट इज मोर देन दैट। और इसमें अगर केस खुलता है तो इसमें बहुत लोग सामने आएंगे, इसीलिए ये चीजें अभी डिस्क्लोज नहीं हो रही हैं। बट वी ऑल बिलीव कि जस्टिस टू बी सर्व टू द विक्टिम। आज वो जहां पर हैं, कल क्या पता मैं हूँ। आज हर एक पल पे एक लड़की को लगता है थैंक गॉड आई एम सेफ, क्या पता मेरा टाइम अच्छा ना होता, आज मैं कैब में हूँ, मैं सेफ नहीं होती, मेरे साथ कुछ गलत हो जाता। इसीलिए जस्टिस टू बी सर्व टू दैट विक्टिम, टू दैट गर्ल। और मैं ये बोलती हूँ कि इस चीज के लिए स्ट्रिक्टली रूल्स को भी चेंज किया जाए। आज हमारी गवर्नमेंट में इंडिया के लॉज के अकॉर्डिंग कितनी, आप मुझे बताइए कैसी पनिशमेंट है रेप विक्टिम्स के लिए, विक्टिम्स की मैं बात बोल रही हूँ, कल्प्रिट्स के लिए। और वनिका, बीइंग फ्रॉम दिस लॉ बैकग्राउंड, इनफैक्ट मैं भी बड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ कि भाई किसी ने क्राइम किया है, किसी ने किया है, किसी ने किया है, तो आपको प्रोलॉन्ग क्यों खींचना वो केस? राइट, आपके पास एविडेंस है, आपके पास हर चीज है, तो उसको जल्दी से वो गर्व वाला सिस्टम करिए ना कि ऑन द स्पॉट आप उनको सजा दीजिए। देखिए न्यू लॉज के अकॉर्डिंग, लेकिन हमारा देश जी इतनी आजादी देता है क्रिमिनल्स को कि वो उनके 25-30 साल निकल जाते हैं, फिर जाके उनका जो भी जजमेंट होता है, एंड उसके बाद भी वो इतने साल उनको जेल में रखते हैं कि उनका कोई जस्टिस वाली फील ही नहीं आती। करेक्ट। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, इट इज वेरी एप्टली सेड। न्यू लॉज के अकॉर्डिंग वैसे ये मैंने पढ़ा है कि अभी 45 डेज में आपको उसकी फाइंडिंग्स देनी है। कोई भी केस ट्रायल पे है तो उसकी फाइंडिंग्स देनी है। फिर 65 डेज में, हर 60 डेज में आपको रिपोर्ट भी करना है कि क्या आपने केस में प्रोग्रेस किया। तो ये जो चीजें आ रही हैं, इससे मुझे थोड़ी होप मिल रही है कि कुछ चीज हमारे बेटरमेंट के लिए हो रही है। बट के लिए अभी तक कोई उतना स्ट्रिक्ट लॉ नहीं बनाया गया है। द अदर डे आई वाज सीइंग कि एक सोशल मीडिया पे एक वन गर्ल हैज पोस्टेड, वन इन्फ्लुएंसर, शी वाज आस्किंग कि व्हाट डू यू थिंक कि हमारे इंडिया में रेप के लिए क्या पनिशमेंट होनी चाहिए। सो आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू द कमेंट्स, तो किसी ने बोला कि जो भी पर्सन जो कल्प्रिट है उसका प्राइवेट पार्ट कटवा देना चाहिए। कोई बोल रहा है नहीं, इनका मेंटली हेल्थ खराब होगा एक्यूज का, तो उसको रिहैब में भेजना चाहिए। कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, देयर आर डिफरेंट ओपिनियंस। सो मुझे व्हाट आई बिलीव कि रिहैबिलिटेशन में भेजिए, बट जो उसने क्राइम किया है एटलीस्ट उसकी सजा तो उसको मिलनी चाहिए। जो इंसान मर गया उसकी लाइफ की हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उसको जस्टिस मिलना चाहिए। तो पनिशमेंट ऐसी होनी चाहिए, इट शुड बी अ डेटरेंस टू द ऑल, कि बाकी लोगों के मन में वो डर बैठाए। और लोग उसमें ये भी कमेंट कर रहे हैं कि अगर डर होता, अगर वो उस चीज से डरता
उसको इतना भी डर नहीं है तो वो रेप भी कर देगा, वो किसी का कुछ भी कर देगा. डेटरेंस कैन नॉट डू एनीथिंग, बट व्हाट आई बिलीव डेटरेंस कैन डू अ लॉट. अगर आपको पता है कि इस क्राइम की इस देश में ये सजा है, हमारे देश में ये सजा है, मैं ये करूंगा तो ये होगी, आई थिंक थोड़ा इसमें लेवल कम होगा. और इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है कि हमारे लॉज को इसके लिए थोड़ा मॉडिफाई किया जाना चाहिए. इट्स जस्ट अ रिक्वेस्ट एंड होप कि ऐसा कुछ हो, क्योंकि निर्भया में भी हमने देखा, अब लोग इसको निर्भया 2 बोल रहे हैं. निर्भया 2 क्या, ये या सीरीज बना रहे हैं हम? ये कोई सीरीज नहीं है. आज निर्भया 2 आपने बोल दिया, कल निर्भया 3, कितनी निर्भया आएंगी? हमें रूल ऐसा बनाना चाहिए कि हमारी कोई निर्भया ना हो, लड़कियां सेफ हो. यहाँ हम इस कंट्री में देवी बोलते हैं, और ये देवी का, आई डोंट थिंक देवी डिजर्व्स दिस. आई एम सॉरी. सो लॉज को इम्प्लीमेंट करने की, लॉज को रिफाइन करने की रेप केसेस में बहुत ज्यादा जरूरत है. दैट्स व्हाट आई बिलीव. एक मेरी फ्रेंड भी है, मैं वो किस्सा से शेयर करना चाहूंगा बिकॉज रिसेंटली हुआ है अभी. उन्होंने एक ड्राइवर किया अपने लिए, शी ओन्स अ कार, तो उन्होंने ड्राइवर किया कहीं जाने के लिए. तो वो ड्राइवर पूरा दिन उनके साथ था, गया आया, उनको घर छोड़ दिया जी. घर छोड़ने के बाद वो ड्राइवर उन्हें मैसेजेस कर रहा है, पर्सनल मैसेजेस. ओके. आई मीन दिस इज ऑल व्हाट इज हैपनिंग. किसी क्रिमिनल, मतलब जिसका माइंड चल रहा है इस तरफ, जी, उसमें जी. कोई डर ही नहीं है. डर नहीं है, बिल्कुल नहीं है. राइट. तो वही मैं बोल रही हूँ, डेटरेंस इफेक्ट क्या होता है? लोगों के माइंड में डर बिठाना. एक पनिशमेंट देख के जब दूसरे को डर लगे, इसी को डेटरेंस इफेक्ट बोला जाता है, और जो इम्प्लीमेंट करना चाहिए ताकि लोगों के मन में डर हो उस चीज का. करेक्ट. बाकी कल्प्रिट माइंड का हम कुछ कह नहीं सकते, क्रिमिनल माइंड है, उसको जो करना है वो तो करेगा ही. पर जो लोग आजकल के भी एक्साइट हो जाते हैं, अब ये जो इसमें कल्प्रिट है केस में, इनकी जो मोबाइल फोन जो कैप्चर किया गया है, सीज किया गया है, उसमें ऐसी गैरिटी, ऐसी आई वुड से डिस्टर्बिंग पोर्नोग्राफिक वीडियोस थी उसमें, जिसको देख के ये समझ आ गया कि इस इंसान की मेंटल हेल्थ जो होगी वो कैसी होगी, और कितना ये इंसान मेंटली कितना आई वुड से कितना इसके दिमाग में ये चीज भरी होगी कि उसको वो चीज करनी है. दैट्स व्हाट ही डिड टू दैट गर्ल. जो लड़की का पेल्विक ग्रिडल ब्रेक कर दिया, 90 डिग्री आपके लेग्स को ऐसे स्ट्रेच कर दिया. आई हैव सीन द फोटोज एंड वाज नहीं देखी जा रही थी. ऐसी फोटोज आ रही हैं जो नहीं देखी जा रही हैं. 90 डिग्री अगर आप किसी को ब्रेक कर रहे हो, आप समझ सकते हो किस एक्सटेंट का उसके साथ टॉर्चर किया गया होगा. उस लड़की का चश्मा तोड़ा, चश्मा आंखों में शीशा गया, आंखों से खून आ रहा है, मुंह से खून आ रहा है. पूरे बॉडी पार्ट में, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहाँ ऐसा बॉडी पार्ट है जहां इंजरी नहीं लिखी है? यहाँ इंजरी, यहाँ इंजरी, हर जगह इंजरी उनकी मेंशन है. तो एक्सटेंट. और इस केस में मैं यहाँ ये बोलना चाहूंगी कि अगर जस्टिस सर्व नहीं होता है तो वी एज अ फॉरेंसिक पीपल विल ऑल्सो फेल, क्योंकि हमारा काम था एविडेंस को कलेक्ट करना, हमने किया, बट जो सीसीटीवी फुटेज को डिस्ट्रॉय किया गया, अब वो हमारी ड्यूटी है हम किस तरीके से उसको रिकवर करें, क्योंकि रिकवरी भी हमारा काम होता है. कोई भी एविडेंस अगर डिस्ट्रॉय किया जाता है, उस डिलीट किया जाता है, उसकी रिकवरी भी हम लोग करते हैं. अगर हम उसकी रिकवरी करने में या हम अपने पार्ट में उसमें फेल हो जाते हैं तो वी एज अ फॉरेंसिक पीपल विल आल्सो फेल. तो मैं तो यही चाहूंगी, और कोशिश ये होगी जो भी इसमें टीम इन्वॉल्व है वो अपना 100 नहीं 1000% दे, ताकि पेरेंट्स को भी और विक्टिम को भी इसमें जस्टिस मिल सके. आई ऑल्सो विश द सेम, ऐसा हो, एंड जस्टिस मिले, लेट ना मिले, जल्दी मिले ना. चलो मूव ऑन करते हैं इस टॉपिक से, बिकॉज ये टॉपिक जा ही नहीं रहा दिमाग से, काफी दिनों से नहीं जा रहा जब से इंसिडेंट हुआ है. करेक्ट. बट आप मुझे ऐसी कोई कोई भी ऐसी, आप मुझे कोई भी ऐसा चीज बताइए जो एक क्रिमिनल क्राइम करके मोस्टली वो एविडेंस छोड़ जाता है. ऐसा कोई एविडेंस होता है? ओके. एविडेंस छोड़ जाता है, जैसे मैं आपके सामने केस डिस्कस करना चाहूंगी यहाँ पर, जो मैं खुद क्राइम सीन पर विजिट किया था, तो ये केस मेरे सामने का है. तो एक रॉबरी का सीन था, वहां पर एक जो क्रिमिनल था, रॉबर था, वो आता है. वो एक स्लम एरिया का वो एक इंसान था. तो जिस एरिया से वो आया था वहां पर एक अलग तरह की मिट्टी थी. हमारे हर रीजन में मिट्टी चेंज होती है, सॉइल का टेक्सचर चेंज होता है. अब
लोगों को इतना नहीं पता है कि टेक्सचर कहाँ चेंज हो रहा है। ज्योग्राफिकल रीजन के अकॉर्डिंग हमारा सॉइल का टेक्सचर चेंज होता है। अब अगर आज आप कहीं एक रीजन से दूसरे रीजन में जा रहे हैं, आपने जो स्लीपर्स या फुटवेयर्स पहने हुए हैं, आपको नहीं पता वहां 2 टाइप ऑफ सॉइल से 3 टाइप ऑफ सॉइल मिक्स हो गए हैं। करेक्ट। अब ये जो फुटप्रिंट्स हैं, सॉइल है और जो शू प्रिंट्स हैं, ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। उस केस में क्या हुआ, उस इंसान ने क्राइम सीन पर पहुंचते ही, मतलब जहां उसने रॉबरी करनी थी, ज्वेलरी शॉप थी, उसने देखा सबसे ऊपर सीसीटीवी फुटेज लगा है। वो क्या किया, उसने टेबल पे चढ़ा, जो रिसेप्शन टेबल थी उस पे चढ़ा और अपने फुटवेयर्स उतार के वो टेबल पे चढ़ा और वो सीसीटीवी को कवर कर दिया, मुंह भी अपना कवर किया हुआ था। पर उसने ये ध्यान नहीं दिया कि जब वो चप्पल उतार के टेबल पे चढ़ रहा है तो वहां उसके फुटप्रिंट्स हमें मिल गए और फुटप्रिंट्स में मड थी, सॉइल लगी हुई थी। अगर आपके पैर साफ भी हैं और आपको लगता है कि हमारा कुछ नहीं बच रहा है वहां पर, तो आई एम सॉरी, आप अपने स्वेट के छोड़ के जा रहे हैं ट्रेसेस, और उससे हम बहुत चीजें आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो जब हम क्राइम सीन पर पहुंचे, हमें वही शू प्रिंट नहीं, हमें फुटप्रिंट मिला। अब फुटप्रिंट को देख के हम बहुत सारी चीजें बता सकते हैं। इंसान की हाइट कितनी होगी, इंसान का बॉडी वेट कितना होगा, इंसान कौन से रीजन से बिलोंग करता है, कोई डिफॉर्मिटी है या नहीं है, वो सारी चीजों को इनकॉर्पोरेट करके हमने आइडेंटिफाई किया कि ये जो पर्सन था, जो कल्प्रिट या क्रिमिनल था, वो इस रीजन से था क्योंकि वहां की सॉइल हमें मिली। सॉइल से हमने आइडेंटिफाई किया और फिर हमने जब नैरो डाउन किया अपनी रिसर्च को, तो पता चला ये कल्प्रिट है, क्योंकि उसकी हाइट हमें पता चल गई, उसकी बॉडी में कोई डिफॉर्मिटी है या नहीं। अब देखिए, जब इंसान चलता है ना, इसको हम बोलते हैं गेट पैटर्न्स। जैसे जैसे वो कदम रखता है, वैसे जैसे इंसान की चाल होती है, इसको हम गेट पैटर्न्स बोलते हैं। गेट पैटर्न्स इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप कहीं खड़े हो रहे हैं, आपके दोनों पैर जिस तरीके से टिके हुए हैं, वो हमें ये बताएंगे कि आपका चलने का तरीका क्या होगा। आप कितना डिस्टेंस रख रहे हैं फुट में, ये हमारे गेट पैटर्न में डिसाइड होता है। ये सारी चीजें जो है, इससे हम ऑब्जर्व करते हैं कि कौन कल्प्रिट है, नैरो डाउन करते हैं हम अपनी रिसर्च को। तो अगर कल्प्रिट को लगता है कि क्राइम सीन पे कुछ नहीं छोड़ के जा रहे हैं, तो अगर आप फुटप्रिंट भी, अगर सॉइल छोड़ के जा रहे हैं, तो वो सॉइल भी हमारे लिए हेल्पफुल है। अगर आप फिंगरप्रिंट्स, तो चलिए बहुत कॉमन है, आजकल सबको पता है, तो लोग कवर कर लेते हैं, वो नहीं छोड़ के जा रहे हैं। आपका एक बाल छूट गया है, तो बाल भी हमारे लिए, आपका स्वेट मिला है, कोई बॉडी फ्लूइड मिला है, आपका पसीना गिर गया क्राइम करते करते, स्वेट वहां मिल रहा है, तो हमारे लिए वो भी इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीजें अगर हमें क्राइम सीन पर, और जैसा कि मैंने आपको बताया, कॉरोबोरेटिव एविडेंस, हमारा एक और टर्म होता है ट्रांजिएंट एविडेंस, जो टाइम के साथ खत्म हो जाता है। अब आप क्राइम सीन पर जाइए, आपको स्मोकिंग की स्मेल आ रही है, तो आपको ये लगेगा कोई यहाँ से भी स्मोक करके गया है, तो ये पता चलेगा कि हो सकता है जो कल्प्रिट हो, वो शायद उसको स्मोकिंग की हैबिट हो। तो हम अपनी रिसर्च को ऐसे नैरो डाउन करते हैं, तब जाके हमें पता चलता है कि ओके, दिस इज द क्रिमिनल। सिर्फ एक चीज से हम लोग नहीं आइडेंटिफाई करते, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। Also, Monica, I don't know, you would be the right person to ask this question. मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप हेल्प भी करो। A lot of women wants to know this कि अगर हम एक रूम में जा रहे हैं, एक होटल रूम में जा रहे हैं, जी, तो हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि वहाँ पे कोई कैमरा, स्पाई कैमरा लगा है या नहीं जी लगा? जी जी वो कर सकते हैं हम? हाँ बिल्कुल, आजकल बहुत सारी एप्स ऐसी आ गई हैं कि अगर आपके रूम में कोई भी स्पाई कैमरा लगा होगा, तो आपकी जो ऐप है वो डिटेक्ट कर लेगी, क्योंकि उसमें डिटेक्टर्स होते हैं। आपके कोई भी कैमरा होते हैं, वो रेज पे काम करता है, कोई भी रेज होगी उसमें, IR भी हो सकती है, UV भी हो सकती है, कोई भी रेज होगी। अब उसी रेज को डिटेक्ट करने का काम आपके मोबाइल में जो ऐप है, जो डिटेक्टर है, वो काम करती है। बहुत सारी एप्स हैं, आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं फॉर डिटेक्शन। तो एप्स भी हैं, और आशीष बहुत सारी हमारी एप्स पे, हमारी Amazon पे बहुत सारी ऐसी डिवाइसेस हैं जो आप परचेज कर सकते हैं। बहुत ही छोटी छोटी डिवाइसेस हैं, आप परचेज कर लेंगे, आप अपने पास रखिए और आप डिटेक्ट कर सकते हैं कि कहीं पे स्पाई कैमरा है या नहीं। दूसरा एक होता है, हम जब भी कोई हमारा मिरर किसी रूम में लगा है, आप उसको टच करके देखिए। अगर टच करने पे फिंगर टू फिंगर आपकी टच हो रही है, तो यानी चीजें नॉर्मल। अगर वहां कोई गैप आ रहा है, आपको फील हो रहा है कि, आपको फिंगर से फील नहीं होगा बट आपको शीशे में देख के लगेगा कि हाँ कोई डिस्टेंस है, वो भी एक आपका सिम्टम है कि यहाँ पीछे कोई कैमरा इंस्टॉल किया गया होगा। जैसे जनरली चेंजिंग रूम्स में शीशे होते हैं, वहां पर ये लगा दिया जाता है, तो वहां पर भी। जी। So Monica, it was lovely having so much informative discussion with you. And आपने बहुत सारी ऐसी बातें बताई जो कि जनता भी पसंद करेगी और जनता को बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। जी, So thank you so much for coming, और फिर से एक सेशन रखेंगे जरूर। जी बिल्कुल।
Thank you so much for having me here, and I also enjoyed. This was my first podcast, and it was very nice interacting with you. और आपके इस podcast के through मैं अगर फॉरेंसिक की और अवेयरनेस कर सकूं या किसी केस की फैक्ट्स एंड फाइंडिंग्स पे डिस्कस करूं तो मेरे लिए इससे बड़ी बात नहीं है. और अगर इस पॉडकास्ट को देख के कोई बच्चा एक्साइटेड होता है इस फील्ड में आने के लिए तो ये हमारे लिए बहुत फ्रूटफुल है. आज का दिन हमारे लिए सक्सेस हो जाएगा, ये पॉडकास्ट सक्सेस हो जाएगा अगर स्टूडेंट इस फील्ड को समझे और इसमें ऑनेस्टली काम करें. थैंक यू सो मच. थैंक यू. गाइज, आई होप आपको ये एपिसोड पसंद आया हो. इस एपिसोड से आपको काफी कुछ सीखने को मिला हो, और अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो नीचे लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कर दीजिए. मेरा यूट्यूब चैनल द लीगल बाबा शो को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस और भी मैं लाता रहूंगा आप लोगों के लिए. और नेक्स्ट वीडियो आने वाली है बहुत ही जल्द, इसी हफ्ते.